अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मुझे आप कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज लग रहा है तुम्हें ठंड लग रही है? हाय सर, वेलवेट पहनिए ना, सीजन आ गया सर। इसके पहनने की वजूहत बता दो ना, फिर आगे चलते हैं। सीजन आ गया है और सीजन में वेलवेटिंग, इसे वेलवेट ड्रेस नहीं कहेंगे, हम तो वेलवेटिंग करते हैं खासतौर पर विंटर्स में, और बहुत मजा आता है। मैं तो पूरा साल इंतजार करती हूँ सिर्फ विंटर्स का। लेकिन इस पर एक डिटेल सेगमेंट भी करेंगे कि अब सर्दियों के क्या क्या मलबूसात ज़ेबतन करने लगी। सर आपने तो कोट ही पहनना है। हाँ, हमारा एक जैकेट मोटी पहन लूंगा या स्वेटर हो जाएंगे, लेकिन रंग बिरंगी दस्तार की दस्तार जो है वो सर्दियों में किस तरह की हो जाती है, वो उसी से पूछते हैं। हेलो हरमीत, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ साहब, सुहा। यहाँ पे तो कमाल की बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और सर्दी जो है वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की हो गई है। ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे तो सिचुएशन बदली हुई है। लेकिन लाहौर का बताएं ज़रा, मौसम कैसा है वहाँ का? गर्मी थी सर आज। वैसे सुबह आते वक्त, सुबह के टाइम पे मैं बताती हूँ, बल्कि लाहौर ये जो हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली इस्लामाबाद का हाल तो हरमीत ने बता दिया है, लेकिन लाहौर में सुबह के टाइम में जब धूप निकलती है तो फील आपको वही आती है कि अभी थोड़ा मौसम चेंज नहीं हुआ, लेकिन रात के टाइम सर अच्छा मौसम हो जाता है। रात को बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। रात को आपको मोटा खेस जिसको बोलते हैं, या मोटा पतला कंबल टाइप का लेने की जरूरत पेश आ गई है। अब ऐसा मौसम हो गया है। बाकी ऊपर मैं देख रहा था मालम जब्बा वगैरह में बर्फ पड़ गई है और लोग जा रहे हैं स्कीइंग करने और विंटर स्पोर्ट्स के लिए मालम जब्बा की तरफ, सवाद की तरफ रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट काफ़ी गए हुए हैं, तो वो अच्छी बात है। बाकी मुल्क की फ़ज़ा भी इसी तरह से है। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ के बारे में भी तशवीश बहुत पाई जा रही है। कह रहे हैं कि सर्दी बढ़ गई है और अभी तक इमदादी सरगर्मियाँ पूरी तरीके से नहीं चल पाई। मतलब सर बर्फबारी के बारे में भी कल खबर आई थी महकमे मौसमियात के। अगर आप बाबू सर टॉप की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ऑब्वियसली जब सर्दी वहाँ ज़्यादा होती है तो हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। सर लकड़ी की वहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी है, लेकिन बर्फ़बारी इस वक्त शदीद होना शुरू हो गई है। और हम सब सैलाब के दिनों में यही बात कर रहे थे कि इतनी बर्फ़बारी थी, ग्लेशियर थे वो पिघले थे, तो इतना बड़ी हमने देखा कि सैलाब की तूफ़ानी और सैलाब का ये जो आफत है वो आई थी। अब दोबारा से हम उसी सीज़न में जा रहे हैं, उसी मौसम में जा रहे हैं, उतनी बर्फबारी हो रही है, तो ये खतरा अभी भी वैसी मंडला रहा है। जो मैदानी इलाके हैं उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले सरदार साहब वो जो हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे बात की थी। उन्होंने ये बताया था कि इस साल खुश सर्दी मैदानी इलाकों में ज़्यादा है, बारिशों का इम्कान कम है। तो बारिशों का इम्कान कम होने की वजह से फिर वो बीमारियाँ फूटी हुई हैं। पंजाब के इलाके में, लाहौर में बहुत ज़्यादा फ्लू की शिकायत है लोगों को। पोल्यूशन भी है, स्मॉग भी है, और उस हवाले से अल्लाह करे तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे। सर मैं लाहौरियों की तो बात करूँ, इस्लामाबाद में हरमीत आपने तो बता दिया हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो ठंड है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग तो इस्लामाबादियंस जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। लाहौरियों को स्मोक भी मिल जाती है, सुबह के टाइम गर्मियों वाली धूप भी मिल जाती है, शाम में भी जो सर्दी होती है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो सिलसिला है वो उसी तरह चल रहा है। हल्की फुल्की धूप हो जाती है, फिर हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी जो है शुरू हो जाती है। इस वजह से जिस किस्म की जो रऊफ साहब बात कर रहे हैं, जब ड्राई सीजन होता है तो उसमें बीमारियां बड़ी ज़्यादा होती है, खांसी, गले की बीमारियां, जुकाम, दीगर बीमारियां। लेकिन अब हम अगर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ये सूरत हाल थी, उसमें कमी देखने को मिली है। लेकिन वो इलाके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ एक तो ये सूरत हाल है कि सैलाब ज़दगान जो है उनकी उसी तरह जो है जिस तरह काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोग जो है अपनी मदद आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जमा है और बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। साथ साथ सर्दियां जो है वो भी दस्तक दे चुकी हैं। तो बहुत सारा हालात जो है वो इंतहाई इसलिए कठिन भी हैं। मुश्किलात का जो सामना है वो लोगों को अब और भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दीगर इलाकों की बात करें, आपकी बात दुरुस्त है कि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो पहाड़ियों पर शुरू हो चुका है, और खासकर हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे तो जी का रास्ता टूट गया, थोड़ा सा अभी ठीक हो जाएगा। हरमीत आ जाएगा हम ऐसा मौजूद। तो जो इलाके हैं मैदानी, हमने उसके बारे में जैसे कहा, सिंध के इंटीरियर में हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत सी जगहों पे खड़ा हुआ है। हरमीत वापस आ गए। हरमीत, आप अपनी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे थे? कंटिन्यू करें। अभी आवाज़ नहीं आ रही।
हाँ, अच्छा सर, तो मैं आपको प्रोग्राम में सर आगे बढ़ने से पहले अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो बाहर आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते वक्त हमने कहा है कि जब सैलाब आया, सैलाबज़दा लोग हमारे सामने आए, हमने बहुत एक्सट्रीम पर जाकर उनकी मदद की। लेकिन सर अब ये असल वक्त है जब उनके पास छत नहीं है, रहने को जगह नहीं है, ओढ़ने को उनके पास गर्म मलबूसात नहीं है, कुछ नहीं तो अपने घर से वो मलबूसात निकाले जो आपको लगता है कि अब आप नहीं पहनते और वो गर्म मलबूसात हो। सर वहाँ भेजना इस वक्त ये वक्त की अशद ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मदद जितने भी कर सके। इसी तरह से पुराने ब्लैंकेट जो आप समझते हैं अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, पुराने से ये मुराद नहीं है कि गली सड़ी चीज़ें भेज दें, लोगों की खुददारी भी होती है, उसका भी ख्याल रखें। वो जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या आप अगर अफोर्ड करते हैं तो कुछ बेहतर चीज़ें लेके सैलाबज़दा इलाकों में ज़रूर भिजवाएं, लोगों की मदद करें। बीमारियां भी बढ़ी हुई हैं और वो जनाब बीमारियों के लोग परेशान हैं। हम चलते हैं अपने डेली रनडाउन की तरफ। लेकिन उससे पहले सर, आप ये जो शख्स कल मंजर आम पर हर पॉलिटिकल प्रोग्राम और हर एक न्यूज़ में आया, आप इसे हीरो कहेंगे या विलन कहेंगे? पॉलिटिकल सियासत जो पाकिस्तान की इस वक्त चल रही है, उमर फारूक साहब की बात कर लेते हैं हम। उमर फारूक साहब जब वो तोहफा लेकर सामने आए तो वो जो तोशा खाना की घड़ी की इतनी सिर्फ बातें हो रही थी लेकिन वो पिक्चर सामने नहीं आ रही थी। मतलब काफ़ी लोग जिन्होंने मुझसे पूछा वो सिर्फ इसको सुन रहे थे कि अच्छा ये है, लेकिन वो पिक्चर सामने आई, वो घड़ी सामने आई तो पिक्चर काफी हद तक आम पब्लिक की भी क्लियर हो गई है। हाँ। कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी थी सर। वो पूरी दुनिया में एक ही घड़ी जिसके ऊपर मॉडल बना हुआ है खाना काबा का, और वो गरीबन एक ही है पूरी दुनिया में। अगर आपको तोहफा मिला तो अखलाकियात तो आपको यही कहती है कि आपको वो तोहफा अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको बेचा, किसके जरिए बेचा, वो रकम पाकिस्तान कैसे आई, और बहुत सारे सवाल। और फिर ऊपर से वो ये कहते हैं कि मैंने तो बनीगाला की सड़कें बनवाई हैं। ये क्लिप भी उनका मौजूद है। हाँ, ये उन्होंने कहा था बिल्कुल। और जो उमर फारूक का दावा है वो ये है कि जो मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मैं जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, ऐड करें। जी रूह साहब, इस खबर के हवाले से जो कल खबर ब्रेक हुई है, उमर फारूक नामी शख्स जो अचानक मंजर आम पर आया, आपको याद होगा कि इसके हवाले से पिछले 2 साल कबल जो है बेटियों के हवाले से भी इसकी खबर आई थी जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर चली थी, और उसमें यह था कि इसकी और इनकी बीवी की अलहदगी हुई थी और बेटियां जो है ये ज़बरदस्ती लेके चले गए थे। उसमें PTI के जो खासकर शहजाद अकबर जो थे वो बड़े एक्टिव थे और उन्होंने इसके खिलाफ इंटरपोल और दीगर जो केसेस थे वो भी हाईलाइट किए थे। लेकिन कल बड़ी तजाद की चीज़ें पाई जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे सवालात भी उसमें उठ रहे थे कि जब इस तरह अचानक जिस तरह ये मंजराम पर आए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट का जिस तरह इसके पीछे इसको रिलीफ देने की बातें हो रही हैं कि जाहिर बात है फारूक पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। तो ये अचानक जब ये मंजराम पर आए तो ये अप्रोच कैसी हुई और कैसे इसको मंजराम पर लाया गया, और जिस तरह शहजाद अकबर की बात की गई है तो इनकी और शहजाद अकबर की तो पहले से नहीं बनती थी, तो फिर ये कैसे कल इन्होंने दावा किया। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन ये घड़ी का आना, आपकी बात दुरुस्त है कि खान साहब को कम से कम इस घड़ी को अपने लिए रखना चाहिए था। बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी ये खबरें गर्दिश कर रही है, लेकिन सवालात भी साथ बहुत सारे सवाल है। उम्मीद इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितनी इसकी घड़ी की कीमत थी उससे आधी क्या, उससे 1 और 2% भी नहीं लगाई गई। 20 लाख डॉलर में सारा कुछ, कफ लिंक्स भी, घड़ी भी, ज्वेलरी भी, वो 20 लाख डॉलर में बेच दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खरीदी है और फराह गोगी का नाम दोबारा आ गया। हालांकि फराह गोगी के जो मियाँ जमील गुज्जर, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल बेसरोपा बातें हैं, ऐसी हमने कोई इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है। इमरान खान के हवाले से हमारी कोई यानी इस तरह की बातचीत नहीं होती जिसमें हम उसके कारोबार में या उसकी चीज़ों को बेचने में हों। वो कहते हैं कि अगर उमर फारूक के पास ऐसे कोई शवाहिद हैं जिसमें कैमरा की फुटेज भी होगी तो हमें दिखाए और अदालत में लेके जाए, या जहाँ भी हमने या किसी और ने बेची होगी वो फुटेज भी मौजूद होगी। तो इसको जो उमर फारूक है वो कह रहे हैं कि जब अदालत में ये केस जाएगा उस वक्त मैं तमाम शवाहद भी पेश कर दूंगा। लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा ये भी प्रूव है कि वो घड़ी के सामने मंजर आम पर आ गए। तस्वीर आपने देखी, वायरल देखी, अखबारात में भी है आज और प्रोग्राम से भी है, और हमने भी आपको दिखानी है डिटेल में, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं सर। अपने आपको डेली डोज से पहले अगर रन डाउन का बताएं कि आज हमको क्या क्या शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टोरीज भी हम इसी को डिटेल में कि इससे कितना साख खराब हुई है। और ये खबर जो है वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल जितना भी मीडिया है उसने हर कैरी किया हुआ है इस खबर को, और उसको बार बार इस पर तबसरा किया जा रहा है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक
मूवी का ट्रेलर भी है आज जो हम आपको दिखाएंगे और इस पर भी हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे अब्दुल रऊफ साहब से। स्पाइडरमैन। हालांकि मुझे इस तरह की फिल्में पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं ये जो कॉमिक बुक सीरीज टाइप की होती है ना, यानी आयरन मैन, स्पाइडर मैन, डेंजर मैन वगैरह टाइप के बच्चों की पसंदीदा होती है, बच्चे पता नहीं क्यों देखते हैं। लेकिन सर मेकिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन कहानियां पीछे रह गई हैं। खैर, कहानियों के हवाले से भी हमने बात करनी है आज। हाँ, हम आपको एक नॉवल की मुसन्निफा जो 2018 में इनको नोबेल परवाज़ फ्लाइट जिसका नाम है नॉवल का, ओल्गा टोकारचुक का नॉवल है। इसको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसकी राइटर हमारे साथ मौजूद होंगी आज। इसके अलावा आज हम सबका दिन है हरमीत, जो चीज़ हम रोज़ाना पता नहीं कितनी दफ़ा कितने मौक़ों पर कितने लोगों के लिए करते हैं, हम करते हैं बर्दाश्त सर। बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना भी चाहिए भाई। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए जो बर्दाश्त नहीं करते, जो करते हैं चले वो तो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितना हमें इस चीज़ को पैदा करने के लिए अपने आप में मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा सर वही जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि मौसम सरमा आ चुका है, यानी सर्दियां आ चुकी हैं। तो सर्दियों में क्या क्या फैशन इन है, क्या आउट हो रहा है और क्या ट्रेंड्स हैं और क्या ट्रेंड्स नहीं है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये मेरा सेगमेंट है, हम मेरे बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, डेली डोज पर चलते हैं और डेली डोज में पहली खबर लेंगे पेशावर से, जहां पर सर वैसे तो ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स का एक ही वो चलगोजा जिसे कहते हैं, वो छोटी सी सर, वो तो ऐसा लगता है कि आप सोना खरीद लें या चलगोजा खरीद लें, या चलगोजा खरीदे तो साल में 2 गार्ड्स भी ले, 2 गार्ड्स भी रख लें। मतलब पता नहीं क्यों इतना एक्सपेंसिव है, हालांकि मुझे बाहर उसका कोई टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता और मुझे देखने में भी बहुत टाइनी से है। और दो ये तो चले हम चंद एक एग्जाम जिसको फिंगर टिप्स पे हमें पता है हम उसको करते हैं, लेकिन सर 700 से ज्यादा एग्जाम के ड्राई फ्रूट्स पेशावर की एक शॉप के अंदर पड़े हुए हैं फ्रॉम एवरीवेयर। हाँ। मैं परसों ड्राई फ्रूट्स लेने की किशमिश के 4 एग्जाम दिखा दी, ये अफगानिस्तान से है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो वो 4 से 5 तो हमें अपनी इर्द गिर्द मार्केट्स में लाहौर में मिल जाती हैं। लेकिन हरमीत ये 700 से ज्यादा एग्जाम, मतलब एक चीज के कोई 10-10 20-20 एग्जाम होंगी, पता नहीं दुनिया में कहाँ से मंगवाते होंगे। लेकिन वैसे भी हम देखते हैं कि रऊफ साहब और सोहा, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मुख्तलिफ अखरोट से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे पैदा होती हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा करीब है, वहाँ से चीज़ें आती हैं और अच्छे दामों आती हैं और उसकी प्राइस भी कम से कम जो यहाँ से पंजाब से वहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे दामों मिल जाती है। ख़ासकर जो सवात का इलाका है वहाँ पे भी आपको हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो है वो आपको मिलता है और उसके प्राइस भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर ये बात की जो आपने इस दुकान की आपने बात की, 700 अक़साम इनको इकट्ठा करना, फिर दुकान में रखना और जमा करके, सबसे बड़ी बात तो ये इसको जमा करके ले आना और कहाँ से ले आना, हर किस्म का ड्राई फ्रूट, ये इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ड्राई फ्रूट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर घर में जो है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सब जो है वो एंजॉय करते हैं जब भी बारिशें होती हैं, इस किस्म का मौसम होता है। वैसे हलवा शलवा अपने बनाना है गाजर का, खजूर का। तो हरमीत वो टर्की मुझे याद आ गया, इस्तांबुल सोहा भी गई हुई है, वहाँ पे स्पाइस बाजार जहाँ पे ड्राई फ्रूट मिलता है और वो कमाल जगह है। उसकी लुक्स ही बड़ी प्यारी होती है सर, मुझे तो वो लुक्स में बड़े प्यारे लगते हैं पड़े हुए। हाँ, खाने में तो और अंजीर कितनी भरी रस की भरी होती है। उनके फ्रूट्स का साइज ही बड़ा जबरदस्त होता है। हाँ। फ्रूट्स का भी, ड्राई फ्रूट्स का भी, मतलब वो मार्केट में आप जाए तो आपको एक फील आती है वो ड्राइंग सी कि हर चीज ड्राइंग करके रखी हुई है जी। तो मतलब बहुत ही कमाल शॉप्स होती है। ईरान के बारे में भी इसी तरह मुझे बताया जा रहा है, मैं ईरान नहीं गया, लेकिन यह है कि हमारे दोस्त सुहेल ब्रैच एक दफ़ा गए थे, उन्होंने वो ईरान का सफ़र किया था और उसमें उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो मैंने देखी हुई है। वहाँ पे भी ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दुकानें होती हैं। लेकिन ये पेशावर में एक ऐसी शॉप जहाँ पे 700 अक़साम हो, ये बड़ी अजूबे वाली बात लगती है, चंबे वाली बात लगती है। सर आप जो जिक्र कर रहे हैं टर्की का, ईरान का, अफगानिस्तान का, ये दुकान दरअसल इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि फ्रॉम एवरीवेयर इन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे किए हुए हैं और ऑब्वियसली सर फिर प्राइस भी वेरी करती होगी अगर हर एग्जाम के आपको वहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है, हमारे पास सब चीज़ों की कलेक्शन है। कुछ चीज़ें तो मेरी भी बहुत पसंद है, मतलब मुझे अखरोट की गिरी बहुत अच्छी लगती है। उसको मुश्किल है सर, अंजीर के साथ अगर मिला लिया जाए ना, एक अंजीर 4-5 गिरियां अखरोट की,
वाह 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 वाह, कॉम्बिनेशन देखिए अब्दुल रोज साहब। गरमीत आपको ड्राई फ्रूट्स में सबसे अच्छा क्या लगता है? अब्दुल रोज साहब का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। मुझे इंजीर बहुत अच्छी लगती है सर, वो बहुत अच्छी भी होती है। अच्छा, वैसे तो मुझे खाजू बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, खाजू बहुत ज्यादा खा लेता हूँ मैं। और हाँ। जो गेरी की बात की, उसको शहद के साथ अगर आप मिलाएं तो फिर उसका और टेस्ट ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अखरोट की मैं बात कर रहा हूँ, और वैसे भी अखरोट हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और शहद भी बहुत ज़्यादा होता है, और अच्छे अक़साम का जो शहद है वो मिल जाता है। तो उसके साथ अगर सर्दियों में हमारी वालदा जो थी वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी बना लेती थी शहद के साथ मिक्स करके, जो अखरोट की गेरियाँ हैं इनको मिक्स करके, तो वो बड़े मज़े की चीज़ें होती थी। और सर्दियों में स्पेशली सर्दियों की ये सौगात ये खिलाई जाती थी और हम सबको, तो ये बड़े मज़े की होती है। लेकिन वैसे खाजू जो है उसकी मुझे वैसे बड़ी होती है, जब भी ऐसा मौसम आता है तो खाजू ज्यादा। चलिए फिर अपनी पॉकेट में कल से काजू रखने हैं, आपने शो के दौरान ही हम सब। अच्छा, एक हमारे आपके इलाके में इसको खाजू बोला जाता है, हमारे काजू बोला जाता है। एक दाना करके खाऊं। हमीद बताएं, व्हाट इज इट एग्जैक्टली कॉल्ड? काजू और खाजू पता नहीं है, मतलब काजू ही कहते हैं। हाँ। लेकिन सर आप अंजीर की बात करें तो वहाँ पे खाजू ही कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली खाजू ही क्या कहा जाता है। हाँ, सर हम ऐसे कर लेते ना, काजू खाजू, हाँ ऐसे कर लेते ना, काजू खाजू। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे सर कलवंजी के बारे में कहा जाता है ना कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज उसमें मौजूद है, इस तरह से हर चीज़ का तो नहीं कहा जाता, लेकिन अंजीर की अफादियत बहुत है सर, हर लिहाज से, बीमारियों के लिहाज से, आपकी इम्यूनिटी के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से, आपकी सर्दियों में अगर बात की जाए आपके इम्यून सिस्टम से लेके बहुत सारी बीमारियों के लिए अंजीर बहुत अच्छी है। तो ये सर ड्राई फ्रूट्स यानी बाकायदा हमारी तो कुरान में लिखा हुआ है, मतलब जो 3-4 चीज़ों के बारे में, शहद का जिक्र इन्होंने कर दिया, इंजीर का जिक्र आ जाता है, जैतून का जिक्र आ जाता है, ये तमाम चीज़ें वो जो हैं वो तिब्ब नबवी में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो मतलब बहुत इनकी मतलब वो अफादियत भी है। खैर आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि जी आप अगर किसी में कोई कमी देखते हैं तो यकीनन सर उसमें उसकी जहानत या और खूबियां तो हैं वो ज़्यादा होती हैं। बस ये छोटी सी बच्ची है, नॉर्मल नहीं समझा गया। इन्होंने कहा कि मुआशरे ने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया सर, बाकायदा तौर पर सुनने की सलाहियत जो है वो इनकी मुतासिर थी और सही से सुन नहीं पाती थी। लोगों में ज़ाहिर बात है आप एक बंदा फिर नॉर्मल आपको कंसीडर नहीं करता अगर आप ऊँचा सुनते हैं या आपको सुनाई कम देता है। इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लिया। हाँ, और ये ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, और शादी भी इनकी हुई, मियाँ ने भी इनको कबूल ना किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर इनकी अलहदगी हो गई। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, और इन्होंने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया, केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह का, और वो इंतहाई कामयाबी से चला रही हैं और साबित कर रही हैं कि अगर आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी कुदरत की तरफ से रह जाती है तो जैसे सुहा ने कहा आपको अल्लाह ताला नवाजते हैं और चीज़ों के हवाले से। हरमीत बड़ी हिम्मत वाली दास्तान है ये, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल रोज़ साहब, ये बल्कि बहुत सारे लोग जो मायूस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो एक्साइट्स पे हो जाते हैं, अब तो हम देख रहे हैं कि जो ऐसे भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि बिल्कुल बहुत ही एक सबसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग मिसाल बनते हैं उन लोगों के लिए जो कुछ ना करने की बात करते हैं, जो कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप पूरी दुनिया आपको ठुकरा दे, आपके घर वाले, आप जिससे आपकी शादी हुई वो ठुकरा दे, और फिर जाके आप हिम्मत करके एक ऐसा काम शुरू करें वहाँ पे आपको कामयाबी मिले, तो वाकई में बाहिम्मत खातून है। हम सलूट करते हैं ऐसी लोगों को। दैट्स वेरी गुड, एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। और बेकरी आइटम्स ही बनाती हैं, और सर वैसे भी आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, कस्टमाइज्ड केक का बहुत ट्रेंड है। और जैसे कि आप देख रहे थे कि वो केक बना रही थी तो बहुत सारे माशाल्लाह ऑर्डर्स आते हैं, एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं कि एक ऐसे ताजिर, सर वैसे क्रिप्टो के बारे में तो आपको पता है, इस करेंसी के बारे में जब हाइप आई थी और लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया था, और ऐसा आपने डाउनफॉल भी देखा, कहीं आपने देखा इसको अप जाते हुए भी। लेकिन एक ताजिर तो ऐसे जिनकी खबर हम आपको देने लगे जिनका तो कबाड़ा हो गया सर। कबाड़ा मतलब हर चीज़ क्रिप्टो के इस डाउनफॉल की वजह से ज़ीरो हो गई। आप सोचिए कि 26 तारीख से पहले आपके पास अरबों के असासे हों, करोड़ों के भी नहीं, अरबों के, और 26 तारीख के बाद डॉलर्स में 16 अरब डॉलर। हाँ। 26 के बाद आपका अकाउंट जीरो हो जाए सर, क्या फील करेंगे हम? मतलब क्या फीलिंग क्या होगी? बंदे को हार्ट अटैक हो जाए, मेरे ख्याल में कोई जिंदा रहने का कोई बनता नहीं है। बड़ी मुश्किलात होती है। मुझे याद है वैसे सोहा 2008-2004 की बात है, जब बहुत ज्यादा सैलाब आया था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। वहाँ पे एक ताजिर था
जो बल्कि वो रो के ये फरियाद कर रहा था सबके सामने कि कल तक मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया था और आज मेरे जितनी भी जो फैक्ट्री है, मेरे जितने गोदाम थे, जितना पैसा था, जहां जा रखा था, वो सब कुछ चला गया। तो यकीनन बंदा ज़मीन पे आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि आप 26 तारीख तक इतने अरबपति थे और डॉलर में खेल रहे थे और कितने कंपनियों के आप मालिक थे और अचानक सब कुछ चला जाए। तो यकीनन रऊफ साहब की बात दुरुस्त है कि हार्ट अटैक से अगर कोई बड़ा अटैक कोई और भी है तो वो भी आ सकता है। लेकिन हरमीत अच्छी बात ये है कि सर ये अतिया भी बहुत करते थे, डोनेशंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 16 करोड़ डॉलर के लिए 16 करोड़ डॉलर तकसीम किए, लोगों के मदद के लिए तकसीम किए हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये जब भी मैं सुनता था पता नहीं क्यों मुझे लगता था जाली सा कारोबार है। मुझे भी कभी किसी ने कहा था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं कहता था जिस चीज के बारे में मुझे खुद पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। वाइब्स बड़ी मैटर करती है। क्रिप्टो का नाम सुन के करप्शन टाइप कोई फीलिंग आती है। हाँ, है ना, ऐसे है, मुझे तो फील आती है। हाँ, आप लोग भी शायद ये फील करें ना, साथ जोड़ दिया आपने। हाँ बिल्कुल हरमीत, मतलब एक यकीन नहीं आता ना क्रिप्टो करेंसी, यकीन ही नहीं आता कि मतलब एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन सर अगर इंटरनेशनल ये बात दुरुस्त है कि जब ये पीक पे थी तब बहुत सारे लोग, आप जिस तरह आपको कहा गया, मुझे मेरे दोस्तों ने ली, खरीदी और कहा भी गया कि आप 1 2 3 4 खरीद लें, ऐसे काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि यकीन नहीं आ रहा था कि शायद इस किस्म से ये बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और वकार ज़का को बारहा हमने बुलाया भी अपने शो में और वो भी बड़ी तारीफें किया करते थे। लेकिन आप देखें ना कि हालात इसके इस किस्म के हो गए कि कहां से कहां खरबपति आदमी जो है वो जमीन पे आ गया। तो सर मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी की अगर आप बात करें, अब बाकी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी हैं जो इसमें अब आप डॉलर्स को या अपने रुपीस को डॉलर्स में चेंज करके आप इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्रेडिबिलिटी है, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। बगैर देखे, बगैर आप सब चीज़ों को डायग्नोस किए आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत, कि एक बहुत देखा था कि एक अप गया था इसका ग्राफ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब अगर इन साहब की बात करें तो जुलाई के बाद डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। लेकिन अकलमंदी ये कि उस वक्त निकाल लेते अपने पैसे, ज्यादा नहीं तो कुछ सेव कर लेते। लेकिन हम ज्यादा के लालच में जितना आपके पास होता है आप उससे भी जाते हैं। वो हरमीत वो कहते हैं ना, सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डाल देने चाहिए। तो ये हालांकि इन्होंने 2-4 कंपनी और भी बनाई थी, लेकिन यह है कि मेजर अपना सारे का सारा जो है वो एक ही बास्केट में सारे अंडे रखे हुए थे जो 1 2। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हुआ करती थी रऊफ साहब, बहुत सारे लोग जब वो इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते थे, उसमें ये होता था कि डाउनफॉल शुरू हो जाता तो अचानक ये मार्केट इतनी हाई हो जाती थी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो वापस की होती, वो जरा उनको धचका लगता कि ऐसा ना करते तो अच्छा होता। लेकिन शायद इसने भी यही सोचा हो कि भैया क्रिप्टो करेंसी है, अब डाउन हुई अचानक फिर मार्केट हाई हो सकती है, और इसी सोच ने उनको डबो ही दिया। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। आगे चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से आपको खबर देते हैं, जहाँ पर खवातीन के कारोबार को फरोग देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि आपको पता है मुख्तलिफ सिटीज़ में बहुत एक्टिव है, लेकिन हैदराबाद में जब इनको बनाया तो सर 400 से ज़ायद खवातीन है जो कि अपने छोटे बड़े बिजनेसेस के साथ अब इस चैम्बर का हिस्सा है। और इनका प्लान ये है कि स्मॉल स्केल बिजनेस हो या बड़े स्केल का बिजनेस हो, तमाम खवातीन को इकट्ठा करके उनको मजीद प्लेटफॉर्म, मजीद अवेयरनेस और मजीद एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग देयर ओन बिजनेस। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब एक लिहाज से खवातीन की बेदारी के लिए, खवातीन को इन्वॉल्व करने के लिए, खवातीन को बेहतर सहूलियात देने के लिए, मतलब एक जितना भी काम किया जाए कम है। ख़ासतौर पर सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो खवातीन के बारे में सूरत हाल या रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत खुशाइंद नहीं होती। तो ये एक अच्छी खबर है जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बनाया गया है। और हरमीत, आपके खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई चीज़ है विमेन चैम्बर कोई, या ये यहीं पे आगाज हुआ? सब मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे तो कारोबार की या बिजनेस के हवाले से पेशावर जो है वहाँ की ख़वातीन बड़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बड़ी ज़्यादा वो हमें सरगर्मी में नज़र तो आती हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म की सरगर्मियाँ जब होती हैं और ख़ासकर ख़वातीन आती हैं सामने तो हम भी खुश होते हैं और उसको अप्रिशिएट करने के लिए खबर भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर चलाई देते हैं। और हमने देखा है कि पंजाब में, अब पंजाब तो पहले से ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक तो हमने देखा कि यहाँ जिस किस्म की एक तो एजुकेशन ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ ख़वातीन हर किस्म की जगहों में उनको उस तरह पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता जो दीगर सूबों में करना पड़ रहा है। लेकिन सिंध में अगर ये हुआ है तो वाकई में एक अच्छी खबर है, ताकि ख़वातीन आगे आएँ
मजीद उनका जो तजुर्बा है उस तजुर्बे से भी वो मुल्क को भी फ़ायदा दे सकते हैं, अपने ख़ानदान के साथ साथ दीगर लोगों को भी वो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और हरमीत इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है सर कि जब आप 400 या अगर 300 की बात करें ख़वातीन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठा करते हैं तो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इन सबको इकट्ठा करने का हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मकसद भी यही है, जो कि ये इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे वो बच्ची लास्ट नहीं है, खबर है वैसे सर दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है कल के दिन। कैसे हुई ये भी बता देते हैं। एक बच्ची जिसकी पैदाइश कल फिलिपाइन में हुई है सर, और फिलिपिनो बच्ची है छोटी सी, कल जैसे वो पैदा हुई उसके पैदा होने के बाद ये छोटी पैदा होती है, बड़ी नहीं हो सकती। नहीं सर, छोटी कारण है वो छोटी पैदा हुई है, आबादी बड़ी हो गई। आप सोचें छोटी सी बच्ची वो पैदा हुई और उसके पैदा होने के बाद वो डिजिट पूरा हो गया, और वो डिजिट है 8 अरब का सर। 1:28 पे पैदा हुई सर। लोगों ने क्या क्या देखिए, वो बच्ची कितनी हिस्टोरिकल बच्ची है। 1800 में कहते हैं, साल 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी और 2 अरब होने के लिए तकरीबन 150 साल लग गए, और अब ये कहा जा रहा है कि 8 से 9 अरब आबादी सिर्फ 15 साल में हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा आबादी का अब इस हवाले से बहुत सी गुफ्तगुएँ भी हैं, बहुत से आर्टिकल भी लिखे जाते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, के जो आबादी का बम फटा हुआ है इसका और गुर्बत और भूख का कितना ताल्लुक है आपस में। लोग ऐसे इलाकों में ज़्यादा आबादी बढ़ रही है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हमारे भी पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, आज जो अखबार में मैं पढ़ा था वो 22 करोड़ और कुछ लाख हो गई हुई है। 24 करोड़ भी बाद लोग कहते हैं। हमारे पास एक तो डेटा नहीं है ना, मर्दमशुमारी ये दुनिया में। इस हवाले से भी इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है, बच्ची के बारे में, कि पता नहीं ये 8 अरब यही इसी की वजह से हुए हैं या दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे और भी बच्चे पैदा हुए होंगे उनकी वजह से हैं। तो सही डेटा तो नहीं आता। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो रजिस्टर ही नहीं करते, अपने बच्चों को भी रजिस्टर नहीं करवाते। जी लेकिन रोहू साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अलामती तौर पर तो इसको रखा गया है। बहुत सारे बच्चे पैदा भी हमारे आसपास के इलाकों में या शहरों में पैदा भी हुए कल। लेकिन अगर हम देखें रोहू साहब, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत भी आ रही है। फिर पाकिस्तान को अगर देखा जाए, जिस तरह सोसाइटियों की भरमार है, ग़िज़ाई किल्लत तो आनी है हर किसान। आप लाहौर में परसों जब लाहौर की तरफ आ रहा था तो पूरा जो जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ उगती थी, गंदम दीगर चीज़ें, वहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही। इसी तरह इस्लामाबाद के आसपास भी ये सिचुएशन है, और इस तरह आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर काम करने की बेतहाशा ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब 22 करोड़ तो हम कहते हैं, लेकिन हालात 24 करोड़ से भी ज़्यादा लग रहे हैं। जहाँ जहाँ पे जाएँ और जिन देहातों में जाएँ वहाँ पर तो लोगों के एक नहीं बल्कि 7 और 8 बच्चे वो लेके हैं। और वही बात जो रटी रटाई है कि भैया रिज़्क तो अल्लाह देता है, रिज़्क तो इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ही देता है, लेकिन हिम्मत इंसान ने करनी होती है। एजुकेशन और इसका वादा रब ने नहीं किया है, वो आपने खुद अपनी तरबियत बच्चों की ऐसी करनी है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है इंतहाई वर्स्ट किस्म की, और ये नुकसान पहुँचाएगी आगे जाके उस फैमिली को भी, ख़ानदान को और मुल्क को भी। और हरमीत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब, आपने जो बात की उसको मैं सेकंड करती हूँ कि आप देखिए कि ये ना रुकने वाला वो सिलसिला है जो कि बढ़ता चला जाएगा। जितने साल पहले लगे उससे डबल, मतलब अगर हम हाफ करें तो कम अरसे में अब ये मज़ीद आबादी बढ़ती हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। लेकिन ये एक अनोखी खबर थी जो आपको देनी बहुत ज़रूरी थी कि वो कैसी बच्ची थी जो 8वां अरब थी। और ये भी बता रहे हैं कि 7 अरब जब दुनिया की आबादी हुई थी तो वो बांग्लादेश में बच्ची पैदा हुई थी। अच्छा, हाँ, ऐसे पाकिस्तान में होनी चाहिए थी सर। उस बच्ची को भी बहुत मीडिया उस वक्त मौजूद था, बाहर बड़े जश्न मनाए गए थे और बहुत कहा गया था। यहाँ पे भी जिस वक्त इस बच्ची की पैदाइश करीब थी तो मीडिया पूरे का पूरा दुनिया भर का वहाँ पहुँचा हुआ था और उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया उस बच्ची की आमद को। एनीवेज, जैसे हरमीत ने बात की है कि आपको ख़ास तौर पे इस बात का एहसास करना है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने वसाइल के ऊपर वसाइल में कमी होती चली जाएगी, और इस लिहाज से मतलब बहुत तदाबीर करनी है ऐसी। अब ये देखो ना, चाइना ने बहुत मेहनत की और उन्होंने अपनी आबादी को कम किया। अब आइंदा आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान की आबादी चाइना से बढ़ जाएगी। चाइना की आबादी कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है लेकिन उसके साथ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो
सर फिर मुझे लगता है ये पॉलिसी लॉन्च कर देनी चाहिए, जैसे आम जुबान में हरमीत हम सब कहते नहीं बच्चे दो ही अच्छे, मैं भी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये वाली पॉलिसी लॉन्च कर देनी चाहिए तमाम मुल्कों में कि बच्चे दो से ज़्यादा पैदा ना किए जाएं। खैर हमने एक क्विक ब्रेक वापस आते हैं और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। बड़ी गर्मा गर्म खबरें एक लिहाज से देखा जाए तो कल जो तोशा खाना के हवाले से बातें हुई, जो चीज़ें सामने आई, उमर फ़ारूक के मामला सामने आए कि किस तरीके से फ़राह गोगी ने उनसे रब्ता किया। शहजाद अकबर ने पहले रब्ता किया, शहजाद अकबर ने उनको कहा कि हमारे पास एक बहुत ही कीमती घड़ी, नायाब घड़ी है और उसके अलावा कफलिक्स भी हैं, अंगूठी भी है। तो उमर फ़ारूक ने आमादगी ज़ाहिर की और फ़राह गोगी ये चीज़ें लेके पहुँची। 1.7 अरब रुपए उनकी कीमत थी, लेकिन 20 लाख डॉलर में सौदा हो गया। 50 लाख डॉलर मांगे गए थे। इसने भूचाल पैदा कर दिया कि किस तरीके से तोशा खाना की चीज़ें लेके सस्ते दामों बेची गई और नकद अदायगी की गई। ये नकद अदायगी जो की गई ये किस तरीके से पाकिस्तान पहुंची, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या हुआ, ये बहुत सारे सवालात हैं। इस के अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं और वो सवाल इमरान खान साहब की तरफ से ही हैं, उनके हवाले से कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लाकर मुझे नाअहल करने की कोशिश करेगा और अपने केसेस ख़त्म कराएगा। ये आपस में रब्त इसका क्या ताल्लुक़ है, ये भी कुछ समझ में ना आने वाली बात है। नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, पहले तो ज़रा ये तोशा खाने के हवाले से ही बता दीजिए, ये क्या मतलब आप ये देखिए क्या हशर किया है मुल्क के असासों का। वो असासे जो अदालत पहले भी कह चुकी है कि जब गिफ्ट किसी को दिया जाता है तो वो शख्सियत को नहीं, वो मुल्क को दिया जाता है, वो अमानत मुल्क की होती है। उसको ले जा के आप बाहर के मुल्क में औने पौने बेच दें और फिर आप अपनी जेब भर लें, इसको क्या कहिएगा आप? असल में ये राज उस वक्त हमारे सामने आया जब हमारे दोस्त राना अबरार खालिद ने इंफॉर्मेशन कमीशन में ये अपने कुछ 4-5 सवालात भेजे कि जी हमें इनका जवाब दीजिए और तोशा खाना के बारे में। तो पहले ये कहा गया कि जी ये कौमी राज है। जब हुकूमत से पूछा गया कि तो हुकूमत ने कहा कि जी कौमी राज है। इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, वो कौमी राज का पर्दा पड़ा रहा और उसको 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, वो बराबर पूछते रहे। फिर आखिर ये इंफॉर्मेशन उनके पास जो पहुंची है, जितनी पहुंची है उससे ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। लेकिन राना अबरार खालिद का अब भी ये कहना है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और अब एक एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है। तो जो पारसा बनाया गया था, जो बंदा दयानतदार है, बंदा ईमानदार है, बंदा जो है वो तो बिल्कुल पाक साफ है। अब पता चल रहा है कि बंदा कितना पाक साफ है, कितना दयानतदार है, कितना ईमानदार है। और इतना छोटा आदमी मैं सोच भी नहीं सकता था ना। अगर आप मुझे पेन देंगे तो मैं तो सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। ये रऊफ साहब ने, मेरे अजीज दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे पेन दिया है, मैं उसको संभाल कर रखूं और उसको मैं बेच ना दूं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको एक घड़ी मिली और वो आपके लिए नहीं है, मतलब आप मुझे जाती तौर पर देंगे, लेकिन वो अगर मेरे लिए ना हो और मेरे घर के लिए हो तो मैं तो घर में रखूंगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में जाकर बेच दूंगा। वो पाकिस्तान के लिए चीजें मिली थी, पाकिस्तान के लिए मिलने वाली चीजें बेचने चले गए और ऐसे बेचा जैसे हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि चोरी के माल को, जो गज होते हैं वो बड़ी बड़ी डांगों के गज बनाए जाते हैं ताकि वो जो चोरी का माल जो उसके इस तरह से मंदरबांट हो सके। तो इसको तो चोरी का माल समझा गया और मिलने वाले तोहफों को जिस तरह से बेरहमी और बेदर्दी से लुटाया गया। फिर एक और झूठ गढ़ा गया था, वो भी आपने सुना होगा कि जनाब मैंने रोड बनवाया था बनी गाला के रोड आगे तक मैंने रोड बनवाया था, वो भी आपने देख लिया ना। उसका वो रोड जो है ना उसका PC1 है ना PC2 है ना टेंडर है ना कुछ है, बस ऐसे ही रोड बन गया था और ऐसे ही शायद इन्होंने तख्ती लगा दी हो या ना लगाई हो। लेकिन ये सारे का सारा एक फ्रॉड था और पता चल गया है कि कम से कम एक बात तय है कि बंदा ईमानदार नहीं है, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। और कोई ये जिस तरह से ये घड़ी आई इनके पास और जिस तरह से इस घड़ी को बेचा गया, जिसके इससे दाम लगाए गए और जिस तरह से फरोख्त किया गया, कम से कम मैं अपने अंदर एक नदामत और शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि ये एक शख्स जो मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है उसने इस तरह से चीज़ों का सौदे किए
और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये घड़ी, ये कपड़े, ये चीज़ें जितनी भी हैं, जिस तरह से ये इनको बेचा गया है, वो हमारे लिए बायस नदामत है। जी हरमीत। अच्छा सर, ये तो हो गया ये मामला, लेकिन अगर हम देखें अब कल इमरान खान साहब ने, हम ये भी देख रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसमें भी एक ही उनकी, उससे पहले उनकी ख्वाहिश थी आर्मी चीफ के हवाले से कि आर्मी चीफ की तैनाती मुशावरत के साथ की जाए, लेकिन उसमें हमने देखा कि हुकूमत ने बिल्कुल एक साइड लाइन ली। अब इमरान खान साहब उसके बाद फिर इलेक्शन पे उनका ज़्यादा फोकस था, लेकिन कल उनका बयान आया है कि अगर इलेक्शन साल बाद भी हो तो कोई मसला नहीं है। क्या उनको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ है वो उसी तरह बरकरार रहेगा साल भर भी, या उनको ये अब नजर आ गया है कि उनकी जो डिमांड है या लॉन्ग मार्च है वो बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा है और उनकी जो डिमांड है वो अब मानी नहीं जा रही है और इलेक्शन जो है वो साल बाद ही होगा? हरमीत, बात यह है कि आज है 16 तारीख और ये जो 16 दिन ये और 2 दिन पिछले मिला लें, जब इन्होंने वो शुरू किया अपना लॉन्ग मार्च, इन 18 दिनों में सारे का सारा कदम वो भरम खुल जाएगा जालिम तेरी कामत की दराजी का। अगर तुर्रे पेचो खम से पेचो खम निकले तो पेचो खम तो निकल रहे हैं ना। अब इन 16-18 दिनों में जितना ग्राफ नीचे गिरा है और जिस तेजी से नीचे गिरा है वो तो हमें लग रहा है ना, अभी वो नहीं रहा है, वो तो पहले नहीं था लॉन्ग मार्च। वो मैं खुद आकर देख गया था और मैंने खुद ये जो मुरीदके का वाला है, शादरा से मुरीदके के दरमियान तो मैं टहलता फिर रहा था कि जनाब किस तरह से यहाँ पर वो ये जो रैली चल रही है 3-4 हज़ार अफराद की, जो 500 मीटर के रकबे में उसकी टोटल जो लेंथ थी वो 500 मीटर रकबे की लेंथ थी। आप उसको जितना चाहते मल्टीप्लाई कर देते, दिखा देते, जो कुछ भी कर देते, वो अलग बात है। लेकिन मैंने देखा था और इसमें आना जाना मसला नहीं था। एक DSNG आई मेरे साथ मेरे पास प्रोग्राम के लिए, तो DSNG आराम से पहुंची, फिर वापस आराम से गई है और उसी में से गुजर कर गई है। तो ये सूरत हाल जो है ये उसी वक्त पता चल गया था, ये उस वक्त उसका स्टार्ट था, फिर अरूज भी हुआ और फिर आज जो कुछ हो रहा है वो नहीं है। लोग लाताल्लुक हो चुके हैं, हो नहीं रहे हैं, लोग लाताल्लुक हो चुके हैं। अब खान उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर आज से 18 दिन पहले थे और वो उनका अरूज था। लगता था कि जनाब वो इस्लामाबाद को फतह करने जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे गजनवी फिर से आ गया है, कोई गौरी फिर से आ गया है, लेकिन ना गजनवी बने ना गौरी बने। और ना ये मुल्क फतह होने के लिए है, ये मुल्क जो यहाँ की इंडस वैली है फतह होने के लिए नहीं है। और इस तरह से कोई घोड़े की पीठ पर बैठकर जो कंटेनर पर चढ़कर कोई आकर इसको फतह नहीं कर सकता है, बहुत दूर की बात है। इसको अब ये नहीं है, पॉपुलरिटी नहीं रही है। गौरी साहब, कल एक और बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है जो हमारे वज़ीर दाखिला है कि अगर हम देखें इस वक्त एक तैनाती हो रही है, एक अहम तैनाती हो रही है आर्मी चीफ के हवाले से, और कल उनका बयान आता है कि जो एक्सटेंशन का कानून है जो बाजवा साहब को दिया गया है उसको खत्म कर देना चाहिए। क्या समझते हैं, किसको पैगाम देना चाह रहे थे? नहीं, वो जिसको भी पैगाम देना चाह रहे हैं, असल बात यह कि ये कानून लाया कौन? पहले तो कोई कानून नहीं था, पहले तो डिस्कशन करते थे, पहले तो कस्टम बनी हुई थी, पहले तो रिवायत बनी हुई थी। ये जो रिवायतें कायम हुई आमरू ने और मुतलक हुक्मरानों ने, जर्नलों ने, जनरल अयूब खान ने अपने आप को एक्सटेंशन दी, यहया खान अपने आप को एक्सटेंशन नहीं दे सका, ज़ियाउल हक ने 1, 2, 3 लगातार वो उसने कहा था और ये हमारे सामने कहा था कि मैं जिंदगी में जितने साल भी रहूंगा इसी यूनिफॉर्म में रहूंगा और मैं यूनिफॉर्म नहीं उतारूंगा। और मुझे अफसोस है, दुख है कि वो जिस तरह से गए लेकिन साथ में वर्दी भी गई उनके साथ ही, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। इसी तरह आपने देखा था जनरल मुशर्रफ कहते हैं ये वर्दी मेरी खाल है। भाई नहीं, आप इस तरह ना करें, खाल खाल होती है, वर्दी वर्दी होती है। इस तरह से किसी को भी नहीं। जनरल बाजवा साहब को भी अपने 3 साल पूरे करके चले जाना चाहिए था, नहीं गए, अगले उनको एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन का कानून कौन लाया था? ठीक है नज़ीर साहब, इस पर मज़ीद बात करेंगे, इसी सवाल को आगे लेके चलेंगे कि कानून लाने वाले कौन थे और अब ख़त्म करने वाले कौन है, इस पर बात करेंगे। क्विक ब्रेक लेने वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे नज़ीर लगारी साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी, और उनसे चल के ये सवाल अब करें कि ये जो आर्मी चीफ को जोड़ा जा रहा है लगारी साहब के, इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं ताकि अपने केसेस ख़त्म कराएं और मुझे नाअहल करवाएं। ये आपस में कोई रब्त नज़र आता है आपका, इसको ताल्लुक नज़र आता है कोई? तो आर्मी का क्या ताल्लुक है केसेस से, मुकदमात से? किसी को
वो करने से, क्लीन करने से, किसी को बेल आउट करने से, किसी को बाहर करने से, किसी को, यानी ये सारे मामलात में आर्मी के क्या काम है। वो तो कह रहे थे कि मैं तो हकीकी आज़ादी के लिए आ रहा हूँ। हकीकी आज़ादी का मतलब है कि वो जमहूरियत के लिए आ रहे थे, सियासी आज़ादी के लिए आ रहे थे। उनका कहना ये था कि जो हमारे आम की मुदाखलत जैसे इनका इक़्तिदार चला गया, वो चाहते थे कि इक़्तिदार खत्म। अब ये आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कि मुझे बंद करें और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप क्लियर कर पाए। यानी क्या आप ये समझते हैं कि आर्मी की रोल है, ये किरदार है या किरदार होना चाहिए, और अब फिर आपकी जद्दोजहद किस थी? हमें आवाज़ का इशू हो रहा है लगारी साहब की। लगारी साहब 1 मिनट आपकी आवाज़ को ठीक करते हैं। फिर में हम ज़रा ये बात कर लें कि देखो ना, कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। इमरान खान साहब यहाँ पे भी मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कौम को, और वो सिर्फ मुतनाज़े बना रहे हैं आर्मी चीफ़ की तैनाती को। एक ही नाम उनके जहन में अटकाब है। उनके ख्याल के मुताबिक अगर वो नाम हो जाए आर्मी चीफ़ का तो वो मुहिब वतन भी होगा, वो गैर जानिबदार न्यूट्रल भी उस तरीके से नहीं होगा, इमरान साहब को एक्सेप्टेबल भी होगा। लगाई साहब दोबारा हमारे साथ हैं। लगाई साहब, ये एक ही नाम अटका हुआ है इमरान खान साहब के जहन में, और उसके अलावा वो तमाम चीज़ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। असल बात ये है, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत बुरा किया इमरान खान साहब ने। जिनके बारे में वो अटके हुए हैं वो बन सकते थे, वो हमारे पाकिस्तान के ही कुछ जर्नैली होंगे ना जिनको वो बनाना चाहते थे। उन्होंने भी वहां से शुरू किया होगा, कह रहे जहां दूसरे शुरू करते हैं। उन्होंने भी लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचेंगे तो किसी प्रोसेस से पहुंचे होंगे, लेकिन उन्होंने इस हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया जो भी उनके नजर में होंगे कि अब जो लोग जानते हैं, जिन लोगों को हकायक इल्म है, जो इस इशारे किनाये को समझते हैं, जो इस तरह के मामलात को ठीक तौर पर समझते, उन्हें पता होगा कि वो किस तरफ झुके हुए हैं और किस नाम को लेना चाहते हैं। अगर वो नाम इनके मुतनाज़ा किए बगैर आ जाते तो हो सकता था, कोई भी नहीं उसको रोक सकता था। और हमें नहीं पता कि वो किसको लाना चाहते हैं, किनको नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये डिस्क्रिशन है वज़ीर आज़म की। इस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ ने तकर्रुर करना है और ये उनका राइट है। मुशावरत के लिए वो किसी से मशवरा करने के पाबंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइन उन्हें कोई रुकावट नहीं डालता है उनके काम में कि जी आप इसको, जहां मुशावरत आइनी तौर पर जरूरी थी वहां तो इन्होंने नहीं की। आइनी तौर पर जरूरत थी इस बात की कि वो नायब चेयरमैन नायब के लिए मुशावरत करते। उन्होंने कहा नहीं करता हूं, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा। फिर उन्होंने जो है वो मुशावरत करनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, अपनी मर्जी का अपना ही नाम खुद ही लेकर आए और उस नाम को आज सुबह से शाम तक गालियां देते हैं। और ये उनका अपना लाया हुआ था, और इसमें भी अपोजिशन से मुशावरत नहीं। जहां मुशावरत जरूरी थी वहां तो मुशावरत नहीं की। और जब खुद अपने आप को मफरूजा तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जब असम्बली तोड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, हम जस्टिस गुलजार को हम अबूरी वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, आए हमारे साथ मशवरा करें। यानी नाम भी अपना दे दिया और साथ में मशवरा भी कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीकाकार नहीं है। वो आइन को नहीं मानते, वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, वो कानून को नहीं मानते। मशावरत पे अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि एक नाअहल, एक मफरूज शख्स के साथ मुशावरत करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जो शहबाज शरीफ ने की, और उसके खिलाफ हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस पर आप क्या कहते हैं सर? वो कहीं भी चले जाएं, और मुशावरत कोई बाइंडिंग नहीं होती है। मुशावरत किसी से भी हो सकती है, ये कोई ऐसी बाइंडिंग मुशावरत नहीं है, और ये कोई सीक्रेट राज नहीं है। कौमी राज वो हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे असासे कितने हैं, हमारी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई, ये हैं कौमी राज। बात ये है कि उनको अपॉइंटमेंट करना है। अगर किसी ने उनके कान में कोई चीज़ डाली है तो वो उसको मानने के पाबंद नहीं है, और ये भी एक मफरूज़ा है। मैंने शायद इसी प्रोग्राम में गुज़श्ता दिनों कहा था कि ये सब गलत बात है कि मुशावरत के लिए गए हुए हैं या मुशावरत कर रहे हैं। वो अपने खान के मसाइल पर बात कर रहे होंगे, वो अपने कारोबारी मसाइल पर बात कर रहे होंगे, वो भाई हैं, अपने भाई के साथ किसी भी मसले पर बात करेंगे। आप ज़रूरी क्यों समझते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए गए थे और वो सिर्फ मुशावरत करने के लिए गए थे, और नवाज शरीफ साहब से ये मशवरा ही करना था कि मैंने कौन से ओहदे के लिए क्या तकरीर करनी है और किसको लाना है? ये तो हमारा ही फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था ना कि हम जो है वो उससे जोड़ रहे थे कि वो तो आर्मी चीफ की तकरीर के लिए मशवरे कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है। और ये बात ये वज़ीर आज़म, अगर लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने तो कहा था कि मुशावरत के लिए गए हैं सर।
तो अगर कहा भी था तब भी मुशावरत तो बाइंडिंग नहीं होती है ना। आइन ने कहीं भी उसको पाबंद नहीं किया है कि वजीर आजम किसी के मशवरे के पाबंद हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर मैंने आपके टाइम के लिए। आइन के तहत वज़ीर आज़म पाबंद नहीं है किसी से मशवरा करने के लिए, उसकी मर्ज़ी है अगर वो कहीं मशवरा करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वो पाबंद नहीं है। जो इमरान खान साहब की सजेशन थी कि 3 नाम हम दे देते हैं 3 आप दे लें, वो बिल्कुल आइन की किसी शक में नहीं है, मैं ना मानूंगा, मैं ना मानूंगा और मेरी मर्जी के मुताबिक जो भी फैसले होंगे वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अब तक ये फॉर्मूला है जो हमें उनकी पर्सनालिटी में, उनकी स्पीचेस में नज़र आता है। हमने एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, आप न्यूज़ सुन के वापस आए, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली सब्र या बर्दाश्त, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? क्या जब हम सब्र कर रहे होते हैं तो हम कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, कभी अच्छी चीज़ के लिए कभी बुरी चीज़ के लिए? लेकिन बर्दाश्त का मादा ना सिर्फ यंगस्टर्स में, क्योंकि हम ये बहुत कह चुके हैं कि जवानों में ये बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, अब तो बड़ों में भी और यहाँ तक कि बच्चों में भी ये मादा बहुत कम हो गया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल, और ये हमें क्यों शदीद ये फेस करना पड़ रहा है कि बर्दाश्त की मादा कम होता जा रहा है, बल्कि यूँ कहेंगे ख़त्म होता जा रहा है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। आमना मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आने से कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन में हमने यंगस्टर्स की बात भी कर ली, बच्चों की बात भी कर ली, बड़ों की बात भी कर ली, लेकिन बहुत कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपके बहुत सारे मसाइल है इर्द गिर्द, गुर्बत को ले लें, एजुकेशन को ले लें, बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। बर्दाश्त बहुत कम हो गया है इंटायरली हमारे माशरे में, इसलिए कि बर्दाश्त जो है ना ये एजुकेशन है, पूरी एक एजुकेशन है, जब आपकी तरबियत का एक हिस्सा होती है। और जब बर्दाश्त उसी वक्त होती है जब आपको एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन कहाँ से मिलती है? सबसे पहले आपकी उस गैदरिंग से मिलती है, आपकी फैमिली से मिलती है, बाहर से मिलती है। उसके बाद हम जिस तरह नॉर्मल चीज़ों में बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो उस तरह बर्दाश्त के अदम बर्दाश्त के बाद फिर माशरे के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं वो बहुत ऊपर तक जाती हैं, जिसका शिकार हमारा माशरा भी बदकिस्मती से हो रहा है। बर्दाश्त जो है ना, मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ में सक्सेस की बर्दाश्त है। आप बर्दाश्त करते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। माशरा खूबसूरत हो जाता है, रिश्ता खूबसूरत हो जाता है, बहुत सी चीज़ें संवर जाती हैं। जहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है वहाँ बदसूरती पैदा होती है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी कि जो बर्दाश्त है वो खूबसूरती है, क्योंकि आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के उसको अग्री चाहे आप ना करें, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ दूसरे को भी सुनना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं बोलना चाहिए। सब्र भी देखें, सब्र और बर्दाश्त आपने कहा कि दोनों एक ही चीज़ है। ममासलत आप कह सकते हैं, लेकिन सब्र और चीज़ है, बर्दाश्त और चीज़ है। ममासलत इनमें हो सकती है, एक फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त और सब्र की यही बात है। इसके लिए हमें अच्छा इसका अब डे क्यों मनाएं, अब इसको भी इंटरनेशनली क्यों अब फोकस किया जा रहा है? इसलिए कि आप वर्ल्ड वाइड देखें, पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें टॉलरेंस ना होने की वजह से बर्बाद और बिगड़ती हैं, इसलिए इसको अहमियत दी जाती है। पहले ये था कि एहतराम से, एक्चुअली बर्दाश्त, सब्र, एहतराम, ये कि फैमिली के 3-4 जुमले हैं। अगर आप ये सब को अच्छे से समझेंगे तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो चीज़ें बुराई की तरफ जाती हैं। हमने ये फरमाइए कि ये बर्दाश्त पैदा कराना, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम जैसे मुआशरे में हैं, हमारे यहाँ इस वक्त लीडरशिप पॉलिटिकल जो ख़ास तौर पे है, उसमें एक जगह से हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस मिल रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर हमें सोशल मीडिया पे हमारे मतलब लोग गाली गलोच कल्चर, और उस गाली गलोच का शिकार भी, निशाना भी औरतें बनती हैं। ज़्यादातर आपस में लड़ मर्द रहे हैं, गाली औरत को पड़ रही है, तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद हो जाती है? सर, मैं इसी बात को, बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा, मैं चाह रही थी कि मुझसे पूछा जाए और मैं आपको बताऊं। देखिए, हम एक फ्रेम बनाते हैं, हम उस फ्रेम के अंदर अपने बच्चों की एजुकेशन लिखते हैं, ये LGS है, ये फलां स्कूल है, फलां स्कूल है, मैं कोई बात नाम नहीं ले रही चीज़ों के। अच्छा, माँ सबसे पहला बच्चे की दरसगाह होती है, तो आपकी तरबियत कहाँ से शुरू हुई? लैप ऑफ मदर से, माँ से, आपके घर से। फिर वो लोग जो आपके इर्द गिर्द आपकी परवरिश के लिए मौजूद होते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब जनरेशन टू जनरेशन हम विरसे तो संभाल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन हम मूड नहीं, और वो चीज़ें जो विरसे का हिस्सा होती थी जिसमें बर्दाश्त और एहतराम
और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जब एहतराम खत्म हो जाता है तो बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। एहतराम और बर्दाश्त बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर मैं किसी को बर्दाश्त कर रही हूँ तो मैं उसका एहतराम कर रही हूँ। मैं उसकी बात से एग्री नहीं कर रही, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। फिर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको माजी की अगर हम थोड़ा सा की तरफ अगर हम जाते हैं और अगर हम देखें हमारे बुजुर्गों की बात की जाए, हमारे बड़ों की बात की जाए, मैं अपने घर की मिसाल देता हूं कि मेरे वालिद साहब अपने बड़े भाई के सामने, हालांकि उनके एज में इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन हर बात को बड़े आराम से सुनना और उसको बर्दाश्त करना, चाहे उनको गुस्सा भी होता था, हालांकि दोनों तरफ उनके बच्चे बड़े बड़े भी थे और इस सिचुएशन हमने बहुत ज़्यादा देखी है। लेकिन आज की जो नई नस्ल है या हमारी देखें, आज ये बर्दाश्त का सिलसिला ख़त्म होने की वजह क्या है? वो एजुकेशन अगर हम देखें, तालीम को अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से अब बेहतर चीज़ें आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो पहले वो सहूलियत नहीं थी तो अब वो बहुत सारी चीजें अब मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये आंसर जो है ये खत्म होता जा रहा है। जी, मैं उसी बात की तरफ आ रही थी ना कि हमने एजुकेशन में रास्ता किसको दिया? हमने एजुकेशन में डिग्रीज को रास्ता दे दिया, गैजेट्स को रास्ता दे दिया, और वो जो हमने देखें अब बर्दाश्त कैसे पैदा होगा? अब 4 o'clock का टाइम हो गया है और एक कॉलोनी के अंदर एक ग्राउंड अवेलेबल है, ठीक है, फुटबॉल के लिए बच्चे निकले हैं, बच्चियां निकली हैं और खेल रहे हैं आप कोई खेल, ठीक है, उसके अंदर कोई गिरता है, कोई संभलता है, कूदता है, वो खेल मौकूफ होके ना गैजेट में आ गए हैं। अब वहाँ पे गेम्स हो रही हैं, अब उसको नहीं मालूम कि मैं अगर किसी को धक्का देता हूँ तो मैंने सॉरी भी बोलना है। और मैं आपको बताऊं, ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। पहले बच्चों के खेल जो है वो मौकूफ कर दिए गए, फिर इन चीज़ों को, और सबसे पहले माँ बाप की कड़ी नज़र, कड़ी निगाह। अब तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब पेरेंट्स देख रहे होते, नहीं हम इससे मोबाइल नहीं लेंगे अपने बच्चे से, भाई ये बहुत शोर करेगा। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है टू बी पेरेंट्स, टू बी गुड पेरेंट्स, आप सिर्फ एक बच्चा दुनिया के अंदर नहीं ला रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एक गुड ह्यूमन बीइंग की। आप उसकी परवरिश करें, उसको अच्छा बनाएं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका बच्चा बहुत सारी डिग्रीज लेके ये बताएगा जी मेरी बेटे ने तो आज फर्स्ट है। उसके एटीट्यूड्स क्या होते हैं? बच्चे अब गुजरते वक्त सलाम नहीं करते, उनको पता नहीं है कि बड़ों बूढ़ों की क्या इज्जत होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। तो ये एजुकेशन माँ ने देनी थी, घर में देनी थी, या वो ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके घर हैं, सबसे पहले खानदानी निज़ाम को तोड़ा गया, जिसके बाद फिर ये हाफ हो गया, बट गई, ये एजुकेशन भी बट गई और ये बर्दाश्त भी बट अच्छा, मैं ये कहेगा बड़ी बारीक सी लाइन है आजकल के बच्चों के। चलिए बाकी रिश्तों को बर्दाश्त करना, उनकी बातों को बर्दाश्त करना एक साइड पे रख देते हैं, हम सिर्फ माँ बाप और बच्चों की बात कर लेते हैं। आजकल बहुत बारीक सी लाइन है इस चीज़ में कि बच्चे वोकल है अपने अम्मा बाप के साथ ना, अम्मा बाप कुछ भी कहते हैं तो हम धड़ाल से जवाब दे देते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। अब बाज़ वक़्त पेरेंट्स इसको लेते हैं कि नहीं बच्चे शायद मॉडर्न है या अपग्रेड हो गए हैं या अपडेटेड है तो शायद उनको ज़्यादा पता है कंपैरेटिवली। इसमें एहतराम का अंसर कितना कम हो गया कि हम उन्हें नहीं कहना चाहती लेकिन स्टॉप कर देते हैं। बहुत से लोग बच्चे जो हैं, मैं काउंसलिंग के लिए जब भी जाती हूँ तो मैंने हमेशा जो माएँ हैं उनको बहुत परेशान देखा है अपनी बेटियों की वजह से, अपने बेटों की वजह से। उनके एटीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि वो किस तरह अपने मेहमानों को देख रहे हैं। देखें, ये बहुत बारीक बीनियाँ होती हैं ज़िंदगी में। आपने अच्छा एक इंसान अगर बड़ा करना है तो आपने उसको फिर उसकी अच्छी कीज़ भी देनी है, अगर उसको देनी है आपने ये चाबी की, एहतराम की चाबी है ये वो। हमने बस वही बात पे मैं दोबारा आऊँगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ख़ानदानी निज़ाम टूटने की वजह भी यही है। ग्रैंड पेरेंट्स, अगर माँ बाप देखें ना, बच्चा भी हो, नए नए पेरेंट्स भी बने हों या 3-4 बच्चे हों, नहीं ध्यान, तो ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत होल्ड होता था, बड़ा एहतराम होता था। फिर हमने कहा कि नहीं जी, हमें तो ख़ानदानी निज़ाम तोड़ना है, हमें तो अलग-अलग रहना है, हमें तो ना कोई पूछे कि हम कहाँ से आए, कहाँ गए, यही मकसद था। ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया, वो रिश्ते जो बड़े बड़े जो एक दबाव के रिश्ते होते थे वो भी चले गए। मैं हमेशा इनसे ये सवाल करती हूँ कि जब ख़ानदानी निज़ाम था और जब माँ बाप एक घूर के देखते थे बच्चों को और गलीची से रोकते थे, क्या उस वक्त लोग डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बनते नजर थे? से डर लगता क्या था? लड़कियां मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं जाती थी? मैं कहती हूँ उस दौर के पढ़े हुए लोगों का तो लबो लहजा बताता है कि हम किस तरह के हैं। अब ये बच्चे आधे तीतर आधे बटेर, ना उनको अपनी लैंग्वेज से प्यार है, ना उनको अपनी चीज़ों का पता है, बस उनकी मदर और पेरेंट्स को यही पता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग जो हैं, अब पॉलिटिकल बात भी यहाँ पे हो रही थी कि पॉलिटिकली जो है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गैदरिंग्स नहीं होती, पहले एक एजुकेशनल गैदरिंग्स होती थी, हल्के होते थे और हल्कों के अंदर लोग बैठते थे और बहुत खूबसूरत बातें होती। अब तो ये मॉब्स हैं, अब तो ये कहीं भी खड़ा कर दें, इंटॉलरेंस है। आप इस मॉब को किसी की पॉलिटिकल
पॉलिटिकली कहीं भी किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर लें, उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपे से बाहर हो जाएंगे। बहुत से हादसात हमने अब प्रोग्राम किए हुए हैं, लड़की को छेड़ दिया, वो वीडियो बना रही है, उसके पीछे चले गए, मजहब के नाम पे फसाद हो गया। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को, अगर से मैं अपनी कंट्री को नहीं देख रही, बहुत सी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि मज़हब के नाम पे भी झगड़ा हो रहा है। देखें, ये बुराई और अच्छाई पहले घर से शुरू होती है, फिर दुनिया तक जाती है। अच्छा सर, आप ये देखिए, ये जैसे आमिर साहब ने कहा कि ये 1-2 महीने या 1-2 सालों की बात नहीं है। वी हैव फेसिंग दिस फॉर सो मेनी ईयर्स। अभी बहुत सालों का हो गया। मसाइल तो चलिए हमने बहुत डिस्कस कर लिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे बारे में कहा जाता है कि शायद हम वो आखिरी जनरेशन है जो कुछ बचा सकें, तो शायद बचा लें अपनी आगे आने वाली जनरेशन को देने के लिए, वरना इससे आगे शायद उन्हें कुछ भी ना मिले। व्हाट टू डू? हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ बचा सके, वरना डैमेज बहुत ज़्यादा है और फ्लॉज बहुत ज़्यादा है। डैमेज तो ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबली है सर, ग्लोबली है, हर तरफ डैमेजेस हो रहे हैं। अब देखें कितनी मुश्किल से हम जिस यूरोप की, जिस अमेरिका की मिसालें देते हैं, वहाँ पर भी रंग, नस्ल और ज़ात को लेकर कितने प्रॉब्लम्स थे, हर कोई अपने हक के लिए खड़ा हुआ। और अब देखा जाए तो डार्क पीपल को कैसे नफरत की निगाह से देखा जाता था। फिर सबसे बड़ी बात है, हमारा दीन ऐसा है कि हमें तो सबके साथ बराबरी का जो है वो हुक्म है और दर्स है। तो इसमें मैं बीइंग अ वुमन ये बता रही हूँ कि माओं का बहुत बड़ा रोल है, वो माने या ना माने, क्योंकि वो हमेशा कहती हैं जी वी डिसएग्री, बाप का भी उतना रोल है। मैं कहती हूँ बिल्कुल है बाप का रोल, लेकिन माँ का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर रुतबा बड़ा है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। आपने अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपका बच्चा किस ग्रुप के अंदर बैठा है, उसको हेट स्पीच तो नहीं सुन रहा कहीं बैठ के, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। और उसके बाद स्पेशली ऐसा होता है कि अब हम समझ रहे हैं कि दुनिया में तो अब मज़हब के नाम पे बहुत आज़ादी है कि जी हम, मेरा ये मज़हब है तो तुम, अब इसके ऊपर भी बहुत लड़ाइयाँ, आपको पता है इंडिया में एक वबाल आया हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़। हमारे यहाँ देख लें, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे ही हम कहें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो इसके अंदर बर्दाश्त के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से काम शुरू करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा, फाइटिंग जो इंटॉलरेंस होती है कि जहाँ पे ये लड़ाइयाँ झगड़े, इसके लिए हमें गुड कानून बनाने पड़ेंगे, अच्छे लॉज बनाने पड़ेंगे, सख्त लॉज बनाने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और साथ साथ उनको ये बताना होगा, थोड़ा डर और खौफ कानून का पैदा करना होगा। ये नहीं है कि अब दर कानून बना रहे हैं और उसको कह रहे हैं कुछ नहीं, नहीं, जो पब्लिक के अंदर जो कुछ होता है और फिर ये मोबिलिटी जो यूज़ होती है पॉलिटिकली तौर पे, लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, मेरा ख्याल है इस पर भी कानून होना चाहिए और सख्त कानून होना चाहिए, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को इन सब चीज़ों की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वर्कशॉप्स कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट जगहों पे इसके बारे में जो है ना वो स्पीच होनी चाहिए और बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपने बहुत तालीम के ऊपर जोर दिया, एजुकेशन आप बार बार कह रही हैं, तो एजुकेशन यूँ महसूस होता है कि जैसे हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है वो भी नाकाम रही है इसको रोकने के लिए। वो हमारे यहाँ कभी हुआ करता था, कहते थे कि एजुकेशन के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तरबियत का फुकदान। आपने माँ के रोल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो अब वहाँ पे माँ का रोल अगर कम हो गया तो फिर मुआशरे में किसका रोल ज़्यादा हो गया कि जिसको आगे आके ये काम फरीदा सर अंजाम देना है? आपने कहा जॉइंट फैमिली सिस्टम को तोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। कभी ये होता था दादा दादी नाना नानी वो जाके सिखा रहे होते थे, सब्र की बात कर रहे होते थे, या उनसे जो ताल्लुक़ था वो बुनियाद बनता था इस चीज़ की कि आदमी तहम्मुल के साथ एक चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है और वो उसका सबक दे रहा है दूसरों को भी, बड़ा भाई छोटे भाई को सिखा रहा है, बड़ी बहन। यहाँ तो ये हो गया कि रिश्ते बड़े भाई के छोटे भाई के वो भी मुतनाज़े बन गए हैं। बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बन गए। बिल्कुल सर, मैं जो एजुकेशन पे जोर दे रही हूँ ना, वो मैं MA BA पे नहीं जोर दे रही। ठीक है, मैं एजुकेट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से उठती हूँ, 2 बात मैं आपसे सीखती हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ कि आपने सबसे पहले अपने बच्चों को बताना है कि सब्र क्या है, बर्दाश्त क्या है। खेल मौकूफ़ हो गए ना, आपस में बैठना मौकूफ़ हो गया। एक ही बिल्डिंग में अगर स्कूल फेलोज रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, वो आपस में मिल के खेल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं जल्दी से मुझे लाइफलाइन भेजो, मैं तो एक गेम खेल रहा हूँ जिसमें एक बंदा दूसरे को शूट कर रहा है और मार रहा है। इन चीज़ों पर भी पाबंदी होनी चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, एजुकेट कैसे करें हम? अगर हम एक वीडियो गेम्स पे इकट्ठे हो सकते हैं तो मेरे ख्याल है बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो स्कूल्स है स्पेशली, ये जो बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जी आज हम दूसरे जिस तरह मज़ाहिब होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जी आज हम वो सेलिब्रेट करें, आप समझ गई होंगी। तो वो बच्चों को मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक टॉलरेंस का लेक्चर भी तो हो ही सकता है ना, 1 a week 2 a week हो सकता है। मदर्स जो हैं
पेरेंट जो हैं वो लाजमी करें इस सब को। अच्छा, दूसरा, बच्चे बाप को बहुत फॉलो करते हैं कि वो मेरे अपने भाई के साथ कैसे बात कर रहा है, वो अपने बाप के साथ बात कैसे कर रहा है, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं। तो आप 20 साल पहले भी अगर चले जाएं, 30-25 साल पहले भी, तो उस वक्त के जो होंगे बच्चे, वो तो अब शादीशुदा भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है इन स्कूल्स का बहुत नाम था, यहाँ पर बहुत कुछ होता था। लेकिन हमने जाके जगह जगह बताया कि आप बच्चों को टॉलरेंस की एजुकेशन दें, कि आपकी कोई चीज़ को अगर हाथ लगा रहा है या आपके साथ कोई खेलने से ना कर रहा है या आपको खेलने में चोट लग गई है, तो आपने यू हैव टू से सॉरी हम नहीं कह रहे। जब आप माजरत करना नहीं सीखते, जी वो नहीं रही, जब हम खेल का मैदान ही नहीं है, बिल्कुल मैदान नहीं है सर। और जब आप माजरत करना भूल जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। ये माजरत में बहुत सी मोहब्बत छुपी होती है, माजरत के अंदर बहुत सा एक झुकाव होता है, आपका अना ख़त्म होती है। अब इस सोसाइटी के अंदर एक ही चीज़ की रेस है, ब्रांड्स और पैसा, ब्रांड्स और पैसा। हम शादियों पे बहुत लेविश खर्च कर सकते हैं, हम बच्चों को एक छोटी सी तरबियत गानी बना के दे सकते जिसमें उसको पता चले ये बड़ा है और उसकी बात मानिए। चचा कौन होता है कुछ कहने वाला, मामू कौन होता है कुछ कहने वाला, मेरे बच्चे हैं, मैं फैसला करूंगा, ये बहुत जाएंगे, बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा मेरे पॉइंट है, बच्चे मेरे साथ जाएंगे। भाई वो अपने बच्चों का फैसला करे, ये तो मेरे बच्चे हैं, तो फिर हम क्यों कहेंगे ये हमारा मुस्तकबिल? मतलब कि आपके वालिदैन खुद ही आपसे मुंसलिक रिश्तों की जो कदरें हैं वो खो रहे हैं, ताकि हमने इनको बताया ही नहीं कि आपके चचा भी इक्विवेलेंट हैं, कम से कम आपको उनकी बात सुननी चाहिए, बतानी चाहिए। अच्छा, आमिर साहब ये कहेगा कि बर्दाश्त को हम लिंक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आप बर्दाश्त नहीं करते मतलब आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं मतलब आप में एक अकड़ है, आप में अकड़ ज़्यादा है मतलब आप में अना भी ज़्यादा है। अब ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं और ये सब कुछ लिंक हो रहा है बर्दाश्त से। बहुत सारे लोगों को देखे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनमें अदब बर्दाश्त होती है, उनमें ज़्यादातर उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरह की होती हैं और फिर आगे से वही आपके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। एक घर में अगर वालिदैन गुस्सा बहुत करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपने कहना है बच्चों ने वो नहीं सुनना, जो देखना है वही सुनना है। उसके लिए भी मैं आपको कह देती हूँ, इसका ना ये जो माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं ना, और ये जो बच्चों को समटाइम्स बच्चों को पता ही नहीं होता अना क्या है और ईगो क्या है। अना और ईगो जो है ना, ये बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अपने आप को पहचानना और उसके बाद इसको मारना, यहाँ तक तो आ ही नहीं रहे हम। और फिर सबसे बड़ी माशी वजह, एकदम से आपके एक्सेस से चीज़ों का दूर हो जाना आपके अंदर झुंझलाहट और गुस्सा पैदा करता है। आपके अंदर ये चीज़ लेके आता है कि मैं तो मतलब शायद छोटा हूँ या बड़ा हूँ। इस माशरे में ये चीज़ बहुत एहसास कमतरी उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चे ने कहा मैं नंबर बहुत अच्छे लूँगा मामा, मुझे ये वाला मोबाइल ले देना। मैंने कभी उसको ले देना, लेट ना होना, पता नहीं उसने क्या उसके ऊपर अजूबा बनाना हो जो बाद में उसने तुम्हें दिखाना हो। तो बात यह है कि शराइत लगाइए, बड़ी खूबसूरत शराइत लगाइए उनके साथ, आप ही जिम्मेदार हैं। फिर आप ये मत कहें कि मेरे बच्चे को ऐसा, अगर आप ये कहते हैं जी हम कहते हैं कि ये बच्चे माशरे के मेहमान हैं, आने वाले वक्त के हमारे मेहमान हैं, तो हमने कमज़ोर मेहमान तो नहीं रखने ना, ये हमने बीमार मेहमान तो नहीं रखने ना, उनको हमने फीड भी तो करना है। फीड हमने कैसे करना है? हमने प्यार से, गाइडेंस से, और उनको वो बातें सिखानी है जो हमारा इल्म किताबों में मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। हरमीत हमारे साथ जी है, हरमीत जी आमना, बड़ी ज़बरदस्त आपने जो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़े मज़े की, और उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को आप क्या समझती हैं कि इसने कितनी वैल्यूज़ को हमारे जो है वो कितना नुकसान पहुँचा है। और आज हम जिस तरह देखते हैं, एक तो हमारे जितने भी टेलीविज़न है, आपने देखा होगा कि सियासत के अलावा कोई एक वक्त होता था, हमें याद है कि पीटीवी पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स चलते थे, बाकायदा हमें बिठाया जाता था कि भई आप सुने इस चीज़ को। लेकिन आज वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है, बल्कि ना होने के बराबर है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये तमाम तर चीज़ों पर, मीडिया पर, रेडियो आज कोई सुनता नहीं है, लेकिन टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे किस किस्म का प्रचार होना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं वो वापस आ सके? आपने बहुत अच्छी बात बोली है। सोसाइटी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें यूज़फुल लग रही है आज के दौर में, जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, वो सोशल मीडिया है। नो डाउट सोशल मीडिया इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप बिलीव करेंगे इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो दुनिया जो है ना वो क्या से क्या हो सकती है, ये मेरी इमेजिनेशन है। वैसे मैं ब्रेनली भी किताब को पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय कि मैं नेट पे जाऊँ और वहाँ से किताब पढूं।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि ड्रामाज में जो आजकल दिखा रहे हैं मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप टॉलरेंस की ये शक्ल दिखा रहे हैं कि अगर एक बेटी आई है एक आदमी के साथ रहने के लिए, तो अगर तुम्हारी उससे नहीं बनती तो तुम महीने 2 महीने के बाद, और ये सच्चे वाक़े हैं सर, ये तलाकों के सच्चे वाक़यात हैं। आप यकीन कीजिए कि किसी सूरत दोनों तरफ से अना नहीं टूटती, उसमें ही होता है तुम लेके क्या आई, तुमने मुझे दिया क्या, माँ के घर में ऐसे बैठी थी, यहाँ आके तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो ड्रामों के अंदर आप इस वक्त जो 10 सीरियल चल रहे हैं उन्हीं को आप देख लीजिए। मैं सोशल मीडिया से भी माजरत के साथ ये बात करना चाह रही हूँ कि हमें अगर उनके अच्छे और बुरे पॉइंट्स भी नहीं बताने तो फिर हम कर क्या रहे हैं, अगर हम उनको भी नहीं बताएंगे। उसमें सिर्फ ये दिखा रहे हैं गुजारा नहीं हो रहा तो अलहदा, गुजारा नहीं हो रहा तो अलहदा, बच्चे सफ़र कर रहे हैं कभी। सर ये जाए ना अदालत में, फैमिली कोर्ट के अंदर जो बच्चे रुलते हैं ना, खुदा की कसम दिल चाहता है कि वहाँ पे ना अपना बंदा इंसान खड़ा होकर सिर्फ मैं तो सारा आसमान को देखती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी मेहरबानी है एक दफ़ा और सोच लें, एक दफ़ा और सोचें, इसलिए कि आपके ऊपर ये खुदा दाद जो अल्लाह पाक ने आपको जो नेमत दी है, तो कई लोग महरूम हैं इससे। और यकीन कीजिए नहीं, अना नहीं तोड़नी। फिर क्या, माँ और बाप को मैंने खुद कहते सुना है कोई ज़रूरत नहीं है झुकने की, वापस आ जा। हर ड्रामे में बता रहे हैं कि डाइवोर्स हो रही है, डाइवोर्स हो रही है, डाइवोर्स हो रही है। ठीक है, आप अपने कल्चर को ले जाएं पीछे, आप पहनावा बदल दें, आप खाने पीने की चीज़ें बदल दें। सर मिसी रोटी की जगह पिज़्ज़ा और बर्गर ने ले लिया है ना, हमने कोई एतराज़ किया, खा लें। कपड़ों में उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए, अच्छी बात है, ज़माने के साथ होने चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इखलाकियात का जो है ना, वो अगर नुकसान हुआ तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है, वो हम ख़त्म हो जाएंगे। और माशरे तभी ख़त्म होते हैं जब असल से नकल की तरफ आ जाते हैं। और ठीक है, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर सब कदम बढ़ाएं और एक दूसरे को ये समझ के चलें कि इसने भी, आपने भी सर इसी दुनिया में रहना है और इसने भी इसी दुनिया में रहना है, मैंने भी रहना है। अब मुझे अगर पसंद नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग गायब हो जाएं सारे और मैं अकेली फिरती रहूं। हाँ। मैंने बर्दाश्त करना है, मैंने इसको भी बर्दाश्त करना है, आपको भी बर्दाश्त करना है। मिर्जा यार फिरे तो वो सुंजियां नहीं लेनी है हमने गलियां। तो ये है कि सोशल मीडिया की बहुत बहुत मेहरबानी, पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं, एहतराम को दिखाएं, रिश्तों को दिखाएं, वायलेंस मत दिखाएं। इतना वायलेंस दिखाया जा रहा है सर, बहुत वायलेंस दिखाया जाता है, चीख चिल्ला के बोलना। देखिए आप खुद ही सोचिए कि कैसे कैसे किताबें हैं और कैसे कैसे नॉवेल्स लिखे गए हैं, कैसे कैसे ड्रामास बने हैं पीटीवी के, कि जो मैं कहती हूँ कि मैं आज भी देखती हूँ और उनके अंदर वो शाहकार है, अदब का शाहकार है वो ड्रामास। अच्छा, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को या एज अ इंडिविजुअल मुझे ये नहीं देखना कि अवाम को क्या देखना पसंद है या रेटिंग किससे आती है या क्या चीज़ देखना शौकिया समझते हैं, ये देखना पड़ेगा कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, अखलाकियात को लेके, रवायात को लेके, नॉर्म्स को लेके और वैल्यूज़ को लेके। आमना साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हम काफ़ी इंडल्ज हो गए थे डिस्कशन में, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह बुलाएंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। नब्रास सुहेल से मेरा पहला तारुफ हुआ था जब इनके मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े जो इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से लिखे हुए थे, लेकिन अभी ये दूसरा तारुफ हुआ जब इनका नावल तर्जुमा किया हुआ मेरे पास आया। ये परवाज़ के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया है, फ्लाइट्स का तर्जुमा, जो ओल्गा तगारचक का नावल है, जो पोलिश राइटर हैं जिनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला अदब के हवाले से। तो मेरी खुशकिस्मती, मैंने नावल पढ़ना शुरू किया और मैं फिर इसके अंदर गुम हो गया कि ये बुक दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेम में। ये ओल्गा तगारचक का नावल है जो परवाज़ के नाम से, और नब्रास सुहेल ने इसका तर्जुमा किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि नावल है, और एक बार जब इसको शुरू कर दें तो फिर आदमी थकता नहीं है, गुम हो जाता है। मैं कहानी पूरी की पूरी बयान नहीं करना चाहता, फिर सिर्फ ये है कि एक तजस्सुस शुरू से ही आपको, एक आदमी है जिसकी बीवी और बच्चा गुम हो जाते हैं और वो किस तरह से तलाश करता है, एक छोटे से जजीरे पे गया हुआ है, एक दास्तान वहाँ से शुरू होती है। नब्रास सुहेल खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तो नब्रास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अब्दुल साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि ओल्गा तगारचक को चुनने का, मुंतखब करने का कोई ख़ास वजह थी आपकी? बहुत सारे नोबेल अवार्ड याफ्ता जो राइटर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन और फिर ख़ास तौर पर परवाज़ को, फ्लाइट को चुनने का
कोई खास मकसद, कोई खास वजह थी जो आपने इसको चुना? जी अब्दुल साहब, मैं तो यही कहूंगी, ओल्गा तो जैसे खुद बयान करती हैं तो बहुत बुरा लगता है कि जब आपके तमाम जो स्ट्रेंथ है आपकी जिंदगी के, वो उस वक्त खास मकाम को ये पूरा हो जाते हैं, और वो वक्त होता है आपके किसी काम को करने का। उनके अल्फाज में कहूँ तो यूं कि आपको सिर्फ साइन इन होना होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इससे पहले नोबेल प्राइज विनर्स की तकरीबात भी देखी, बहुत कुछ था, लेकिन जब 2018 में मैं लाइव प्रोग्राम देख रही नोबेल प्राइज विनर था और ओल्गा टोकार्चुक के अल्फाज मैंने सुने, तो वो मुझे लगा कि उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि इनका अंदाज अलग है, ये कुछ हद पे बात करती हैं। और फिर मैंने उनके इंटरव्यूज देखे और उनकी तहरीरें पढ़ी, तो मेरा शौक बहुत बढ़ गया और मैंने चाहा कि ये सब कुछ हमारे उर्दू पढ़ने वालों को भी जाना चाहिए तर्जुमे के हवाले से। खास तौर पर उनकी ये किताब जो फ्लाइट्स जेनिफर क्रॉफ्ट ने ट्रांसलेट की, जिसका असल नाम बेगुनी है, पॉलिश जबान में बेगुनी का मतलब है वॉन्डरर, जहानवर्द। और इस किताब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इस पर मजीद मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। जी अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे मैंने कहा कि बड़ी एक मिस्ट्री से शुरू होती है कहानी, कि एक छोटे से जजीरे के ऊपर एक आदमी है, वो अपने बीवी बच्चे के साथ जाता है और वहाँ पे बीवी बच्चा गायब हो जाते हैं और फिर पूरा जजीरा, छोटी सी उसकी पुलिस है, वो उसकी तलाश में लग जाते हैं। ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन ये तजस्सुस क्या कायम रहता है और ये कायम रहने की क्या तजस्सुसी बुनियाद है इस नॉवेल की? जी, कोनिकी की कहानी एक हिस्सा है इस किताब का। इस किताब को अगर मैं डिफाइन करने चलूं, इसमें आपको बहुत सी कहानियां मिलेंगी, कुछ तारीख के हवाले से, कुछ तिब के हवाले से, साइंटिफिक रिसर्चेस के हवाले से, क्योंकि ये किताब दो थीम्स को लेकर चल रही है। मेजर जो थीम्स हैं वो दो हैं, वैसे तो उसके यानी अंडरलाइन थीम्स हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें ओल्गा टोकार्चुक एक फलसफा लेकर आती हैं कि आप सफर में रहिए, सफर निजात का जरिया है। सफर से इंसान निजात पाता है। एक जगह पर ठहर जाने से आप बहुत सी चीजों में जकड़े जाते हैं, आपके पासपोर्ट्स, आपकी आईडीज, आपके टैक्सेशन, आप उनमें उलझ के रह जाते हैं और आप जिंदगी को सही से समझ नहीं पाते। दूसरा थीम वो लेकर चलती है कि ये जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसको महफूज कर लेना चाहिए। और वो जिक्र शुरू करती हैं पुराने वक्तों की, जो स्टफिंग, जब स्टफ किया जाता था, हनूद कर दिया जाता था जिस्मों को, फिर प्लास्टिनेशन तक आती हैं और फिर आज की लेटेस्ट प्रिजर्वेशन मेथड्स को वो बताती हैं। और आपको बहुत हैरत होगी, एक चैप्टर पूरा इसमें ये है कि जिसमें वो आप हमें बता रही हैं कि कैसे इंसानी जिस्म को कौन कौन से माए, कौन कौन से केमिकल्स लगाकर महफूज। और शायद हम इन चीजों से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं रहते, जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं। दुनिया भर में बहुत सी साइंटिफिक एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें इस पे बहुत काम किया जा रहा है कि जिस्म, इंसानी जिस्म उस हालत में महफूज रहे कि उसकी नरमी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका रंग, उसका यानी कि सॉफ्टनेस, उसकी सब कायम रहे। तो वो इसको इस एक थीम को साथ लेके चलती हैं, जिसमें फिर दर्दनाक कहानियां भी बताती हैं। स्याफाम सुलेमान जोसेफिन के बाप को किस तरह हनूद किया गया और उसकी तकलीफ, हैसियत एक ईसाई होने के, वो अपने बाप की तदफीन करना चाहती है, वो उस हवाले से कहानियां। यानी ये जो कोनिकी की कहानी जिसका आपने खास तौर पर जिक्र किया, अगले चैप्टर्स में जब आप देखते हैं तो कोनिकी के जहन के अंदर किन किन कॉम्प्लेक्सेस को वो लेके साथ चलता है, क्योंकि अचानक से उसकी बीवी और बच्चा गायब हो गए हैं और एक ऐसे जजीरे पर कि जहां चंद अफराद हैं, मतलब गिने चुने, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो किस ज़हनी इंतशार का शिकार होता है और कैसे वो उनके साथ बातें करता है, बहुत खूबसूरत बयान है। इस किताब में आपको वो तमाम चीजें, खास तौर पे जो इसका मेजर एस्पेक्ट है वो है कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटीज का। हम म्यूजियम्स को जानते हैं, अजाइब घरों में जाना और वहां जाके चीजें देखना हम सबकी एक प्रैक्टिस रहती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटीज में दिलचस्पी है। तो मैंने सर्च किया गूगल पर, मेरे इल्म में उससे पहले नहीं था कि दुनिया भर में कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटीज हैं। वंडर कैमर का जिक्र करती हैं, पेनेप्टिकन का जिक्र करती हैं, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। विकिपीडिया आपको बताता है, लेकिन हम अमूमी तौर पर उन चीजों से वाकिफ नहीं होते।
तो मैंने ये समझा कि ये किताब इतना एक इल्म का जखीरा है इसके अंदर कि ये हमें पढ़नी चाहिए। और आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते। वो अपनी कैप्सूल फिलॉसफी, आई वुड कॉल इट, कि छोटी छोटी फिलॉसफी में वो ऐसी आपको इशारात और ऐसी फहम दे रही हैं कि जिसके बाद आप इस किताब को पढ़ने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अच्छा, ये आपने जैसे फरमाया कि 2-3 कहानियां साथ साथ चल रही हैं। एक तो सबसे बड़ा एक सफ़र है कि जिसमें स्टार्ट में मतलब एक सफ़र में निकले, उसमें खुद कहा राइटर ने कि मुझे सफ़र बहुत पसंद है और बाहर को निकलना, लेकिन एक साथ साथ एक सफ़र जो है वो जहनों के अंदर का भी महसूस होता है जो किताब में मौजूद है। तो ये जहनों के अंदर सफ़र और बाहर के सफ़र, इसको लेके किस तरह से चल रही हैं ये? देखिए, जहन के अंदर का जो सफर है, ओल्गा खुद कहती हैं, जो लोग किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो उसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे इस फलसफे को, कि वो कहती हैं कि आप बयान कीजिए, जो कुछ आप महसूस करते हैं बयान कीजिए, कहिए, कोई एहसास अपने अंदर रहने ना दीजिए, लफ्ज तलाशिए, ऐसे लफ्ज जो आपकी जहनी हालत को, आपकी जिस्मानी हालत को, आपकी जज्बाती हालत को बयान कर सके। आप जो कुछ देखते हैं उसकी फॉर्म को, उसकी हैयत को, उसके टेक्सचर को बयान कीजिए, लफ्ज ढूंढिए। तो वो तहरीक देती हैं लिखने वालों को। इस किताब में बहुत सी जगहों पर ऐसी लाइंस हैं कि जिसमें वो बताती हैं कि लिखा कैसे जाए। और अब्दुल साहब, आप जानते हैं कि लिखा कैसे जाए ये एक बहुत लिखने वालों के लिए टिप्स बहुत जरूरी होती हैं। तो ये मुसन्निफा बताती हैं कि आप लिखिए, अपनी छोटी छोटी पर्चियों पे लिखिए, नोटबुक्स में नोट कीजिए, हाथ पे लिख लीजिए, टिश्यू पेपर पे लिख लीजिए, अपनी उस वक्त आने वाली सोच और महसूसात को कलम बंद कर लीजिए। और इससे आगे बढ़कर वो ये कहती हैं कि हर शख्स को लिखना चाहिए। इस एक बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ये लिख रहे हैं, इन्हें तो भी पढ़ना चाहिए, या इनको क्या हक है कि ये लिखें। जबकि ओल्गा टोकार्चुक पढ़ती हैं तो वो कहती हैं कि हर शख्स लिखे, हर कोई किताब लिखे, और हम एक दूसरे की किताबों को खरीद कर पढ़िए। इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और हम लिखने की, देखिए अगर मैं चूंकि एक उस्ताद भी हूँ, तो लिखते वक्त आप कितने कंपोज होते हैं, कितने फोकस्ड होते हैं, आप जो सोच रहे होते हैं आप उसको जब कागज पे उतारते हैं तो आप अपने आप को बहुत हर तरह से तराश के साथ आप अपनी सोच को उतारते हैं। तो इसको सोचिए कि अगर हर शख्स इस अमल से गुजरे तो हमारी जो अननेसेसरी जो थॉट्स हैं वो किस तरह हमारी शख्सियत से निकलती चली जाएंगी और हम एक फोकस्ड नेशन बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबक देती है वो अपनी इस किताब। अच्छा, ये कहिएगा कि सफर के बारे में अगर देखा जाए, इस किताब को तो खैर अब्दुल साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और क्रक्स मैं इनसे पूछ के इंशाल्लाह मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगी, लेकिन जितनी बातें आपने बताई है वो सारी इस तरह के टॉपिक्स है, फीचर्स है जो कि हकीकत पर मबनी है। सफर बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जितना आप सफर में सीखते हैं आप कभी नहीं सीखते। लेकिन अगर इस बुक को पढ़ा जाए तो आपको क्या लगता है, आपने तो बहुत डिटेल में इस चीज को देखा है कि इंसानों के लिए सफर में जो लोग सीखते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो रवैये आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसका आपकी अमली जिंदगी में हमारे लिए सफर करना कितना ज्यादा जरूरी है। हम इस बुक में उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें मुसन्निफा तो ये बताती हैं कि सफर कीजिए, क्योंकि सफर से आप नए लोगों से मिलते हैं, बहुत सीखते हैं। वो ट्रैवल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ऑफ कोर्स ट्रैवल साइकोलॉजी पहले से जानी जाती है और वो ऐसे हवाले देती हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर हमें नहीं पता होता है कि वहां पर ट्रैवल साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो मुसाफिरीन के को देखकर अंदाजा लगाते हैं, या वो आपसे एक दो सवाल करेंगे, आप ये समझेंगे कि शायद ये एयरपोर्ट के अमले के कुछ मंदरजात हैं जो आपसे लेकर फिल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ट्रैवल साइकोलॉजी के हवाले से लोगों को परख रहे होते हैं, कौमों को परख रहे होते हैं, और इस तरह के वो मतलब उसमें तज़किरा करती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ओल्गा टोकार्चुक का एक खास अंदाज है, वो बहुत बड़ी बात और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज देती हैं, लेकिन इतने सादा तो मैं नहीं कहूंगी, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़े अछूते और चंचल अंदाज में देती हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि इस किताब को मैं जब तर्जुमा कर रही थी तो बहुत से लोगों के साथ चूंकि मेरा राब्ता था, मैं इसके कुछ एक्सर्प्ट्स पोस्ट भी करती थी,
कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले कि उन्होंने जो इस बात पर बिलीव करते हैं क्योंकि तर्जुमा जो है वो लफ्ज ब लफ्ज होना चाहिए या बिल्कुल, यानी ऐसे लगे। तो मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो तर्जुमा हमारे यहाँ किया जाता है, लफ्ज ब लफ्ज करने की कोशिश की जाती है, उसमें बहुत ज्यादा रुकावट, आपको एक बहाव महसूस नहीं होता, जबकि ऑफ कोर्स राइटर का पूरा असलूब तर्जुमे में शामिल होना चाहिए, उसकी पूरी शख्सियत, उसका पूरा कल्चर और बहुत कुछ जो एक मुतरजिम को जानना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैं इस किताब में वो तमाम रिफ्लेक्शंस दे सकूं जितना। अच्छा, अगर हम देखें, आप जैसे लोग, रऊफ साहब जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा किताबों के साथ बड़ा जौक है, बड़े जौक से पढ़ते भी हैं, और हम देखते हैं कि एक ऐसा तबका जिन्होंने थोड़ी बहुत दूरी इख्तियार कर लिया, वो किताब से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका जिक्र अब रऊफ साहब किताब पढ़ने के बाद और आप भी कर रही हैं कि किताब में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो जो वो तबका या हमारी नई नस्ल, हमारे नए जो जनरेशन है, उनको किताब की दुनिया के तरफ कितना माइल कर सकती है ये किताब, ये जो आपने इसका तर्जुमा किया है? देखिए, मैं यहाँ पर जब शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, क्योंकि ये मुझे एक एजाज हासिल हुआ कि शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में मेरे इस किताब को उन्होंने राइटर्स फोरम के ऊपर लॉन्च किया, और मैंने देखा कि वहां पर बेशुमार किताबों का लॉन्च हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की और उर्दू की कोई किताब नहीं थी, और मैंने इस खुशी को बहुत शिद्दत से महसूस किया, लेकिन कमी को भी महसूस किया। पूरे शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में जहां 15 लाख किताबों की नुमाइश की गई, उसमें उर्दू की किताबें तकरीबन नापैद थी, और जहां पर 2200 पब्लिशर्स पूरी दुनिया से आए हुए थे, वहां पर पाकिस्तान का एक भी पब्लिशर आपको नहीं मिलता। और इसी तरह मतलब 20 लाख अफराद पूरी दुनिया से उस इंटरनेशनल बुक फेयर में आ रहे थे, और मैं तलाश कर रही थी कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो शायकीन हैं किताब के। और मैं बहैसियत चूंकि एक इदारे के सरबराह होने के प्रिंसिपल हूँ, तो मैंने अपने कॉलेज का विजिट अरेंज करवाया बुक फेयर का, और उन्होंने बहुत शौक से शिरकत की। मुझे खुशी भी हुई कि जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं, जब लोगों को इल्म होता है, हमारे लोगों में भी किताब की चाह है, और उन्होंने बड़ी खुशी से इसको वेलकम किया और उन्होंने शिरकत की। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, बिग पिक्चर में देखा जाए, तो ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तानियों की थोड़ी सी इन एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी मजीद किताबें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लाने की जरूरत है। बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन नुमाइंदगी नहीं हो रही। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो भी इससे कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, या जो भी इसके करता धरता है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि राइटर्स को, पब्लिशर्स को फैसिलिटेट करें कि वो इंटरनेशनल बुक फेयर्स में जाएं। लंदन में होता है बहुत बड़ा, अभी फ्रांस में हुआ बहुत बड़ा इंटरनेशनल बुक फेयर, हमारे यहाँ शारजा में इतने दिन 10-12 दिन की बहुत रौनक, बड़ी लोगों ने शिरकत की, बड़े लोगों ने। तो वहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की मुझे कमी महसूस हुई, लिहाजा मैंने अपने आप को समझा ऐसा कि ये मेरी खुशनसीबी कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने पजीराई भी दी। अच्छा नबरास, ये बताइए कि मैंने दोबारा पढ़ा उसको, कारे जहाँ दराज है कुर्रतुल हैदर की, और किताब के आखिरी हिस्से में आके जिस वक्त वो शारजा में या दुबई में या यूएई में बात करती हैं किताब मेलों की या अदबी मेलों की, तो वहाँ पे भी इस बात का एक एहसास होता है कि कमी होती चली जा रही है अदबी मेलों की। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह कि जिस वक्त तर्जमा करते हुए आपने ये बताया कि कितनी दुश्वारियाँ हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ को और बामुहावरा तर्जमा करने को, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिस वक्त करते हैं तो एक बड़े शायर अंग्रेज़ी के जो बुले शाह का तर्जमा करते हैं, और जिस वक्त वो बात करते हैं कि तेरी मेरी बुकल दे चोर, तो वो इतने बड़े शायर होने के बावजूद उसका तर्जमा कर देते हैं देयर इज अ थीफ इन माई ब्लैंकेट, और वो मफहूम से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। जिसके बारे में जब एक तबसरा लिखा जाता है तो वो कहते हैं कि राइम्स वोइल्स रेंडिंग्स इनटू वर्स, और स्लैश डाल के करते हैं वर्स, बहुत बुरे। तो ये कितनी बड़ी रुकावट होती है। जी अब्दुल साहब, मैं भी ये जिक्र करना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे आई वुड से कि कुछ मज़ाहिका खेज से अल्फाज पढ़ने को मिल जाते हैं,
अभी हाल ही में एक किसी ने, हमारे बड़े जाने पहचाने राइटर हैं, और उनका तर्जुमा पढ़ा तो किसी आम कारी ने लिखा हुआ था कि बहुत अच्छे मुतरजिम है, मैंने एंजॉय किया, लेकिन उन्होंने बेली डांसर को पेट की रकासा लिखा। हाँ जी बिल्कुल। तो आम कारी के लिए ये बड़ी अचंभे की बात है ना कि बेली डांसर तो बेली डांसर है, और वो मेरा ख्याल अगर बेली डांसर का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, ये कार-ए-जहां ज़रात में भी जिक्र हुआ है, ये भी कार-ए-जहां ज़रात में जिक्र हुआ इसका। अच्छा, तो उसमें फिर ये है कि जैसे ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का एक लफ्ज जो कि उर्दू में मेरा ख्याल है कि ट्रांसलेट, अगर अब्दुल रऊफ साहब आपके नॉलेज में हो तो जरूर मेरे में इजाफा कीजिए, वैसे मैं नहीं जानती कि ऑनलाइन को अगर मैंने उर्दू में कहना हो तो मैं कैसे कहूंगी, तो ऑनलाइन ही इस्तेमाल होता है, और ऑनलाइन को सब समझते हैं। किसी एक शख्स ने लिखा बरसरे खत आपसे मुलाकात होगी, अब मैं और आप खत मुलाकात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन मुलाकात करना सब समझेंगे, बरसरे खत मुलाकात करना किसी की समझ में नहीं आएगा। तो उर्दू में तर्जुमा करते वक्त मैं ये बात कहना चाहती थी, और माशाल्लाह आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात करूं कि जो मुतरजमीन हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लफ्जों को ढालें। हमारी लुगात में बहुत जदीद इस्तिलाहात की, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि इस किताब में मैं केम अक्रॉस, और कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की स्क्रीन को आप उर्दू में पर्दा सीमी चले कह लेंगे आप, वो तो टीवी की स्क्रीन को भी कहते हैं, लेकिन वो अल्फाज कीबोर्ड को क्या कहेंगे आप उर्दू में। इसी तरह बेशुमार अल्फाज हैं, मैं एक दो आपको मिसालें देना चाहूंगी कि जैसे इनके चैप्टर्स हैं, और उसको जब मैं स्पीक एक चैप्टर है, तो जब मैं उसको तर्जुमा करूंगी तो मैं कहूंगी मुझे ऐसा लफ्ज या ऐसी फ्रेज तलाश करनी थी कि जो हमारे उर्दू पढ़ने वालों को बहुत अच्छे से उनको वो रिलेट कर सके। तो मैंने उसका तर्जुमा किया, बोल के लब आजाद हैं तेरे। अब बोल के लब आजाद हैं तेरे तो सब जानते हैं, तो मैंने उसको यूं तर्जुमा किया। पहला चैप्टर जो इस किताब का है, जहां मुसन्निफा खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, हियर आई एम, तो मैं उसको कैसे तर्जुमा करूं, तो मैंने उसको लिखा मुझसे मिलिए, क्योंकि पहले चैप्टर में वो अपना तारुफ दे रही हैं। इसी तरह से एवरीवेयर एंड नोवेयर, तो मुझे जो समझ आई, मैंने इकराह नवर्द शौक, क्योंकि अच्छा इस किताब के उन्वान के हवाले से भी मैं बहुत तजब्जुब का शिकार रही कि मैं इसका, ये फ्लाइट्स की वजह से मैंने इसका परवाज तर्जुमा नहीं किया इनफैक्ट, क्योंकि असल नाम तो इस नॉवल का बेगुनी है, जिसका मतलब है वॉन्डरर, जिसे मैं समझती हूँ कि अगर मैं उर्दू में उसको करूं तो उसको जहानवर्द करूंगी मैं उसका तर्जुमा। मेरे दिल में ये बात थी, और बहुत से अल्फाज जहन में आते रहे। इस किताब की खूबी ये है, जब आप इसका इंग्लिश वर्जन जो कि जेनिफर क्रॉफ्ट ने ट्रांसलेट किया है, तो वो आपको बहुत से ऐसे अल्फाज जो एक जगह पर कई मानी देते हैं, और आप परेशान हो जाते हैं कि आप यहाँ पर कौन सा मानी सूटेबल है। हमारी उर्दू की जबान में मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी तंगी मुझे महसूस हुई। हमारे उर्दू के लोगों को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हम ऐसे अल्फाज इस्तिलाहात लेकर आए कि जब हम ट्रांसलेट करने बैठे तो हमारे पास वो हासिल हो। थैंक यू सो मच नबराज सुहेल साहिबा, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग। और अब तो मेरा पूरा फोकस इस किताब पे जो कि अब्दुल रऊफ साहब के सामने है, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। बड़ी ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन और जो डिटेल में हमने डिस्कशन की है, होपफुली कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। सो वी आर डन विद द शो, और इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।